हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक नंबर 8 बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, इसको हम जो हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम है यूपीएई के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी कई सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है भाई। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसका सेक्शन हमने अलग से बनाया हुआ है। उसके अलावा जो बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम है भाई, हरियाणा एई जेई एसएससी जेई गेट पीएसयू, उनके लिए भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये मैं लेक्चर लेने लग रहा हूँ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो भाई लेक्चर है, इसकी पीडीएफ आपको डिसिप्लिन लर्नर इसकी वेबसाइट के ऊपर या फिर जो इसकी ऐप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसके अंदर आप इसको ले सकते हो। इतने हमारे लेक्चर हुए हैं, सभी की जो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी है शंखनाद 1.0। अगर आप इसको 15 मार्च से पहले पहले ज्वाइन करते हो तो भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 100% पैसे आपको हम वापस दे देंगे। उसके अलावा हर फुल लेंथ टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट आएगा उसको 3,000 का इनाम, सेकंड वाले को 2,000 का और थर्ड वाले को 1,000 रुपये का इनाम भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर भाई जो फुल लेंथ टेस्ट है इसमें आप लगाना कंप्लीट 150 जो क्वेश्चन है एक फुल लेंथ टेस्ट में आपको मिलेंगे। और जो हमारी बुक है प्रैक्टिस की बुक है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक, सभी 22 सब्जेक्ट की ये अवेलेबल है। इसके अंदर आपको सभी 22 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं इसमें। तो ये वाले बुक भी आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। मात्र इसकी फीस 1 रुपये रखी गई है। इसको लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और पहले कमेंट के अंदर दे दूंगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक आपके लिए मैराथन वीडियो करवा रहे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ने भी उसको नहीं करवाया। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, इस लेक्चर को आप यहाँ से करने के बाद अगर इसके 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 के 8 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे। आज का हमारा जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसको हमने टोटल 12 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है। फिर हम रोबोटिक्स को देखेंगे, रोबोटिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, भाई सेंसर एंड एक्चुएटर, और रोबोटिक्स के अंदर कंट्रोल सिस्टम क्या है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोटिक्स के अंदर रोल, और इन दोनों की हम कंबाइन एप्लीकेशन देखेंगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और इन जनरल देखेंगे। और फाइनल चैप्टर हमारा रहेगा एथिकल कंसर्न एंड फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो ये मान के चलो, अगर उत्तर प्रदेश ई एग्जाम में इतना सिलेबस है ना तो हम इससे हल्का सा ज़्यादा ही पढ़ने लग रहे हैं, इससे हम हल्का सा ज़्यादा ही पढ़ेंगे। हम इस लेक्चर में किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे और कंप्लीट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 से हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये होता क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है अगर आप मशीन्स के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवा दो, अगर मशीन्स इंसान की तरह सोचने लग जाएं, सीखने लग जाएं, लर्न करने लग जाएं और डिसीजन लेने लग जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन दी मशीन्स। मशीन्स के अंदर ह्यूमन की इंटेलिजेंस आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एआई कहेंगे। एआई एनेबल मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसे काम मशीनें करने लग जाएंगी जिसको करने के लिए इंसान की जरूरत होती है। इंसान वही ऐसे क्या काम कर सकता है जो मशीनें नहीं कर सकती। तो जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। हम रीजनिंग, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, ये काम लेकिन मशीनें नहीं कर सकती। आज के दिन तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में एआई की मदद से मशीनों के अंदर भी इन सारे काम को करने की एबिलिटी आ जाएगी।
तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है भाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? तो पहली है परसेप्शन। जो मशीन्स होती हैं वो एनवायरनमेंट से इनपुट्स ले सकती हैं, वो अपने आप उनके अंदर इंटरप्ट करने की एबिलिटी आ जाएगी। यानी जैसे अगर हम मशीन को कह रहे हैं कि भाई ये काम करो, हमने मशीन को बोल के बताया, मशीन अपने आप समझ लेगी हमें ये काम करना है। जो इमेजेस होती हैं मशीन उनको एनालिसिस कर सकती है, यानी कि परसेप्शन। जो इनपुट होता है, इनपुट लेने की जो क्षमता होती है मशीन्स के अंदर आ जाएगी, तो उस करेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। सेकंड आता है रीजनिंग। जो मशीन्स होती हैं वो अपने आप डिसीजन ले सकती हैं लॉजिकल तरीके से। लर्निंग, मशीन्स नई चीज़ों को सीख सकती हैं। एंड ऑटोनोमी, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन एंगल के मशीन अपने आप किसी भी काम को कर सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमी बोलेंगे। तो एआई के जो मेन मेन करेक्टरिस्टिक थे वो हमने देख लिए भाई। वे इनपुट ले सकती हैं यानी कि परसेप्शन, वे सोच सकती हैं, रीजनिंग कर सकती हैं, नई चीज़ें सीख सकती हैं और खुद से फैसला ले सकती हैं, यानी ऑटोनोमी। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या हिस्ट्री रही है? तो अर्ली टाइम्स में देख लेते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या भाई आर्टिफिशियल बींग्स का, इसको आप एलियन भी कह सकते हो, ठीक है, ऐसे ही किसी क्रिएचर का वहाँ पे जिक्र है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टेलोस, ए मैकेनिकल गार्डियन। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इसको आप रहने दे सकते हो, इसको भी आप रहने दे सकते हो। एआई का हम बर्थ देख लेते हैं। 1950 के अंदर एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था मशीन्स की इंटेलिजेंस को जांचने के लिए। तो काफ़ी पहले से, यानी कि आज से 70-80 साल से पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंसानों ने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद 1980 के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग करने में सक्षम था। 1990 के अंदर आईबीएम ने भाई अपनी डीप ब्लू चिप लेके आई, जो कि चेस का चैंपियन था, उसको उसने हरा दिया। यानी कि चेस का गेम होता है, पहले हम ये मानते थे जो भाई चेस है यानी कि इंटेलिजेंस, दिमाग वाला खेल है ये, इसको केवल इंसान ही खेल सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर ने जो चेस का चैंपियन था उसको ही डिफीट कर दिया था। ये चीज़ें जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न टाइम्स में, ये जानना, यहाँ से जानना अपने लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है भाई 2000 से लेके प्रेजेंट टाइम में। फिलहाल क्या चलने लग रहा है? फिलहाल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग गेन दी मोमेंटम। फिलहाल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्षेत्र में काफ़ी विकास होने लग रहा है, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ये हमारा एक चैप्टर भी है। एआई आज के दिन सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसी गाड़ियां आ चुकी हैं जो भाई अपने आप चलती हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में रोबोटिक्स और इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट, भाई सभी के फ़ोन में वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे सीरी, एलेक्सा, हेलो गूगल, इस टाइप के। 2020 के अंदर इसमें क्या डेवलपमेंट आई? एआई हैज़ एडवांस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जितने भी टेक्निकल टर्म है इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। बाकी यहाँ पे आप ये जान लो, नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग और जो कंप्यूटर विजन है इनके क्षेत्र में एआई ने काफ़ी विकास कर लिया है अभी। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज करने लग रहे हैं आज के दिन? तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में, यानी जो मेडिकल फील्ड है, एआई बेस्ड डायग्नोसिस, भाई जो हम ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो उसकी जो रिपोर्ट बनती है उसके लिए आज के दिन रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसकी रिपोर्ट कौन बना देता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसकी रिपोर्ट खुद बना देता है। आपने जो भी टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट को एआई यानी कंप्यूटर पढ़ता है, और उसके बेस पे जो रिजल्ट है, जो डिजीज़ है भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, किस चीज़ की कमी है, क्या ज़्यादा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बता देता है। फिर आता है एआई असिस्ट सर्जरी। सर्जरी भी रोबोट रोबोट की हेल्प से और भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आज के दिन होती हैं। एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जो पेशेंट की कंडीशन है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही फोरकास्ट कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज के दिन रोबोट्स आ चुके हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी एआई की मदद से होता है। एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जो मशीन्स की मेंटेनेंस वगैरह होती है वो भी एआई की हेल्प से ही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पहले ही बता देता है भाई इस वाले मशीन की हमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है।
फिर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई क्या यूज है इसका। तो सेल्फ ड्राइविंग कार आज के दिन आ चुकी है। एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो ट्रैफिक लाइट होती है, सिग्नल वगैरह होता है, वो एआई की बेस से ही अपने आप कंट्रोल होता है। फिर आता है फाइनेंस के फील्ड में। तो फाइनेंस के फील्ड में जो फ्रॉड डिटेक्शन होता है भाई, तो वो सारे काम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर लेता है। स्टॉक मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन देना हो गया तो ये सब काम एआई की मदद से हो जाता है। फिर आता है वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। तो इनके बारे में तो आपको पता ही है भाई, फ़ोन के अंदर आपको कोई भी काम करवाना हो, आप इनको बता देते हो बोल के, तो और वो काम है ये अपने आप कर देते हैं। भाई मान लो आपने एलेक्सा को कहा भाई ये वाला गाना चलाना है, या अलार्म फिल कर दो, या किसी पर्सन को कॉल कर दो, तो वो सारे जो आपके वर्चुअल असिस्टेंट है ये सारे काम आपके खुद से कर देते हैं। एआई की ब्रांचेस क्या है? तो एआई तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, एआई एक क्या बहुत बड़ा टर्म हो गया। इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, एआई की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उन सभी ब्रांचेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग को। या मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग एनेबल द कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। भाई बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग किए बिना जो डाटा होता है, उस डाटा की हेल्प से हम कंप्यूटर को कोई चीज़ सिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। आपने कंप्यूटर को डाटा दे दिया और उसकी मदद से कंप्यूटर ने किसी चीज़ को सीख गया, तो उसको वो क्या कहलाएगी? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? पूरे डिटेल में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे भाई, ये तीनों टाइप की लर्निंग क्या होती हैं। बहुत आसान टॉपिक है ये, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक बार आप इसको समझोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या? मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डीप लर्निंग के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है? फेस रिकॉग्निशन एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है और जो फेस रिकॉग्निशन है भाई, आपके फ़ोन के अंदर क्या है? फेस लॉक अनलॉक है ना, फेस लॉक एंड अनलॉक है, तो वो किसके ऊपर काम करता है? डीप लर्निंग के ऊपर काम करता है। तो एक होती है मशीन लर्निंग और एक होती है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर तो हम अल्गोरिथम्स का और डाटा का यूज करते हैं, किसी ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। डीप लर्निंग के अंदर क्या है? एडवांस कंप्यूटिंग यूज होती है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जैसे इंसान के दिमाग में क्या होते हैं? ये न्यूरल सेल होते हैं ना, कुछ इस टाइप के सेल होते हैं इंसान के दिमाग में, जो न्यूरल वगैरह होते हैं, तो उसी टाइप का मशीन के अंदर मिमिक करवाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? डीप लर्निंग का एग्जाम्पल है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा अलग से इस चैप्टर को हमने लिया हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया? ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है? जैसे आप बॉक्स देखिए, पूरा बड़ा बॉक्स, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अंदर एक हिस्सा क्या? मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग का भी एक हिस्सा क्या है? डीप लर्निंग, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो क्या हो गया? जो मशीनें हैं इंसान की तरह व्यवहार करने में सक्षम होती हैं, तो वो हमारा क्या? एआई हो गया। मशीन लर्निंग क्या है? इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है? आप कंप्यूटर को डाटा दोगे, आप कंप्यूटर को डाटा दोगे, उसको वो स्टडी करेगा, पैटर्न्स को समझेगा और उसके हिसाब से कोई फैसला लेगा, तो वो मशीन लर्निंग हो गया। और डीप लर्निंग क्या है? इसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे इंसान का दिमाग होता है उसमें न्यूरल होते हैं, वैसे ही मशीन के अंदर होते हैं ये। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? अब जैसे मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर करवाने लग रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो के सबटाइटल चलाओगे ना, इस वीडियो के अगर आप सबटाइटल ओपन करोगे, तो अपने आप आपको सबटाइटल बने हुए आ जाएंगे। वे मैंने नहीं डाले इसके अंदर। तो वो कौन उन सब टाइटल को लिखने लग रहा है वहाँ पे? तो जो कंप्यूटर होता है, जो मैं बोलने लग रहा हूँ उस चीज़ को कंप्यूटर पढ़ता है और अपने आप सब टाइटल बना देता है। तो ये हमारा क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, वो इंसान की भाषा को समझ रहा है और उसको वो प्रोसेसिंग करने लग रहा है उसकी। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन होता है जैसे हम अपनी आंखों से फोटो को, वीडियो को देखते हैं, तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी इमेज को और वीडियो को देखता है और उनको एनालाइज करता है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? कंप्यूटर विजन का। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? मेडिकल इमेजिंग के अंदर। जो आपकी एक्सरे है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है,
कंप्यूटर उसको पढ़ के अपने आप रिपोर्ट बना देता है। सिक्योरिटी सर्विलेंस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है, भाई आजकल कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, अपने आप ही डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई कोई चोरी तो नहीं करने लग रहा, कोई चोर तो नहीं घुसाया घर के अंदर, और वो अलार्म भेज देंगे और मैसेज भेज देते हैं भाई जो भी सिक्योरिटी पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कंप्यूटर विजन का। फिर आते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम भाई किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, जो काम एक्सपर्ट करता था, इंसान करता था, उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सपर्ट सिस्टम का। एआई कितने प्रकार के होते हैं, तो कैपेसिटी के आधार पे हम इनको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इसके आधार पे, कैपेसिटी के आधार पे वो कितना काम कर सकता है। वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड सुपर एआई। डिटेल में देखेंगे इसको। वीक एआई क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, या चेस खेलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जैसे जो चेस खेलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या कर सकता है, केवल चेस खेल सकता है। अगर आप उससे ये पूछोगे इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बता पाएगा, वो तो केवल चेस खेलने के लिए हमने बनाया है। तो वो क्या है, वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई क्या है, जो इंसानों की तरह सभी इंटेलेक्चुअल काम कर सकता है, वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एआई है। और सुपर एआई क्या है, जो इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो हमारा क्या है, सुपर एआई। तो 3 टाइप की एआई होते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन के आधार पे एआई कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे, फंक्शन, जो भी काम कर सकते हैं। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कैपेसिटी के आधार पे तो 3 देख लिए हमने, वीक, स्ट्रोंग एंड सुपर। याद रखना है, वीक, स्ट्रोंग एंड सुपर। फंक्शन के आधार पे, काम करने के आधार पे कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला है रिएक्टिव मशीन, फिर है लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड थ्योरी ऑफ माइंड एआई, एंड सेल्फ अवेयर एआई। इनके बीच में डिफरेंस क्या है। पहला आता है रिएक्टिव मशीन्स। पहला क्या है, रिएक्टिव मशीन्स। एआई दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलू विदाउट मेमोरी, एग्जाम्पल डीप ब्लू। तो एग्जाम्पल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो रिएक्टिव एआई क्या है। इसको आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको बस इतने के बारे में ही पता है, ठीक है। मान लो आपने इसको बता दिया 2015 से लेके 2020 में जो कुछ भी हुआ वो बता दिया, तो इसको इतनी ही जानकारी है। तो ये क्या, हमारी रिएक्टिव मशीन। इसके अंदर मेमोरी अपडेट नहीं होती। फिर आती है लिमिटेड मेमोरी एआई। एआई विद मेमोरी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, एग्जांपल द सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये लिमिटेड मेमोरी एआई क्या है, इसको पहले की इन्फॉर्मेशन, जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो इसके पास सारी रहती है। इसके पास पास्ट की इन्फॉर्मेशन सारी रहती है, वो हमारी क्या है, लिमिटेड मेमोरी। फिर क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई। एआई दैट कैन अंडरस्टैंड इमोशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जो इंसान के इमोशंस को समझ सकता है और इंसान की साइकोलॉजी को जानता है, वो हमारा क्या, थ्योरी ऑफ माइंड एआई। और फिर सबसे आखिरी में आता है सेल्फ अवेयर एआई। ये सबसे खतरनाक वाला होता है। तो इसके अंदर खुद की सेल्फ कॉन्शियस होती है। फिलहाल ये नहीं बने, ये थ्योरेटिकल है। ये किस टाइप का हो गया, इसको आप इंसान ही मानो, ठीक है। इंसान की तरह सोच सकता है, खुद की इसके अंदर बुद्धि होती है, कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, अंदर की आवाज़, अंतरात्मा, ठीक है। इसके अंदर अपनी अंतरात्मा होती है, वो हमारा क्या होगा, सेल्फ अवेयर एआई। तो ये 4 टाइप की एआई होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। रिएक्टिव, भाई जिसको उतना पता है जितना हमने बता दिया। लिमिटेड मेमोरी वाला, पहले की सारी बातें पता है उसको पास्ट की, लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं पता उसको। थ्योरी ऑफ माइंड, जो इंसान की भावनाओं को समझ सकता है। सेल्फ अवेयर, जिसके अंदर खुद की भावनाएं हैं। तो 4 टाइप की एआई है, ये आपको पता होने चाहिए। एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या है, इससे हमारी एफिशिएंसी और ऑटोमेशन इंक्रीज होता है। एफिशिएंसी भाई, आप जो काम पहले 10 दिन में करते थे, वो काम हम 1 दिन में कर सकते हैं। ऑटोमेशन, कोई भी काम अपने आप खुद से होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेशन होता है। एक्यूरेसी इससे बढ़ती है और डिसीजन हम फास्ट ले पाते हैं। एंड पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे इंस्टाग्राम पे जिस टाइप की रील आप देखते हो, केवल उसी टाइप की रील आपको दिखेंगी। यूट्यूब पे जैसी वीडियो आप देखते हो, भाई पढ़ाई की देखते हो तो पढ़ाई की दिखेंगी, गाने देखते हो तो आपको गाने दिखाई देंगे। तो वो हमारा क्या, पर्सनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस क्या है, तो इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
क्रिएटिविटी कम है भाई, ओरिजिनल थॉट ये जनरेट आज के दिन नहीं कर सकता। जो चीज़ें हम इसको बताएंगे वही चीज़ें ये सारी कर सकता है। अभी इंसानों की तरह सोचने वाला एआई अभी नहीं बना है। एथिकल कंसर्न है भाई, जॉब्स रिप्लेसमेंट कर देगा सारी जो नौकरियां। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम काम करने लग गए तो इंसान कहाँ पे नौकरियां करेगा। और बायस इन एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो भी भेदभाव कर सकता है भाई, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी भी चीज़ के आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भेदभाव कर सकता है। तो ये सब हमारे क्या है, एआई की लिमिटेशंस हैं। तो बाकी अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ मैंने आपको बता दी, आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। आपके लिए इतना एफर्ट हम करने लग रहे हैं, सारी चीज़ें वही मैराथन वीडियो प्रिपेयर करने में, पीडीएफ वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपका भी वही ये बनता है फर्ज कि आप भी इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी करने लग रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं। फ्यूचर देख लेते हैं, इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर है इसका एआई ऑगमेंटेड वर्कफोर्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंसानों के साथ मिलकर कोलेबरेशन में काम करता हुआ दिखेगा हमको फ्यूचर में। एक्सप्लेनेबल एआई, तो एआई जो डिसीजन मेकिंग लेगा उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एआई काफ़ी भाई हमें देखने को मिलेंगे, जैसे मंगल ग्रह है या और स्पेस के अंदर इंसान नहीं जा सकता वहाँ पे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे जाके काम कर सकता है। एंड क्वांटम एआई, तो एक तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते हैं, एक क्वांटम कंप्यूटिंग होती है। तो फ्यूचर में हमें क्वांटम कंप्यूटिंग देखने को मिलेगी। एथिकल एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, भाई सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो भाई जॉब मार्केट इससे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा, एआई की नॉलेज होगी, वहीं जॉब कर पाएगा, जिसको इसकी नॉलेज है वो अच्छी जॉब नहीं कर पाएगा। तो ये सब हमारे एथिकल कंसर्न हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है भाई, पहला चैप्टर हमारा किसके बारे में था, बस हमने इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हमने क्या देखा है, इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है। तो भाई उसकी कैपेसिटी के आधार पे और फंक्शनैलिटी के आधार पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैपेसिटी के आधार पे भाई वो कितना काम कर सकता है, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड सुपर एआई। वीक एआई को हम नैरो एआई भी बोलेंगे, ठीक है, नैरो यानी कि पतला, पतला कह सकते हो, वीक कह सकते हो इसको। और स्ट्रॉन्ग एआई या फिर जनरल एआई। एआई जब हम शब्द सुनते हैं तो उसका हमारा मतलब किससे होता है, जनरल एआई या फिर स्ट्रॉन्ग एआई से होता है। और एक होता है सुपर एआई। बेसिक बेसिक डेफिनेशन इसकी हमने देख ही ली थी, थोड़ा डिटेल में इसको और देख लेते हैं। फंक्शन के आधार पे चार प्रकार से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई एंड सेल्फ अवेयर एआई। तो डेफिनेशन हमने देख ली थी, एग्जाम्पल वगैरह और थोड़ा डिटेल में इसको इस चैप्टर में देख लेते हैं। वीक एआई क्या होता है, वीक को हम नैरो के नाम से भी जानते हैं। वो केवल एक स्पेसिफिक काम कर सकता है, जिस काम के लिए हमने इसको बनाया केवल उसी काम को करेगा, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता। इट कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड इट्स प्रोग्राम फंक्शन, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी कंसियसनेस और जनरल इंटेलिजेंस, खुद की अंतरात्मा या बुद्धि इसके अंदर नहीं होती। केवल एक काम कर सकता जिसके लिए हमने बनाया, सेल्फ अवेयरनेस ये नहीं होता। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जो वॉइस असिस्टेंट है भाई, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, तो हमने जैसे बातचीत करने के लिए बनाए हैं, तो ये केवल बातचीत ही कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब की जो सजेशन आती हैं, वो सब इसी का एग्जाम्पल है। फिर आता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एआई। तो स्ट्रॉन्ग एआई को हम जनरल एआई के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, इट रेफर टू मशीन दैट पोसेस द इंटेलिजेंस सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता जिसकी मशीन के अंदर होती है उसको हम क्या कहेंगे, जनरल एआई या फिर स्ट्रॉन्ग एआई। तो वे सीख सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं और अपने आप से इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, स्ट्रॉन्ग एआई की ये करेक्टरिस्टिक है। फिलहाल ये थ्योरेटिकल है, ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं बनी है जो इंडिपेंडेंटली फैसला ले सके। फिलहाल ये क्या है, थ्योरेटिकल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो भाई जैसे आयरन मैन मूवी आपने देखी होगी, आयरन मैन मूवी आपने देखी है ना, उसके अंदर एक जारविस नाम का रोबोट होता है।
तो ये इसका क्या है, एक टाइप से एग्जाम्पल है। एक्चुअल में ये नहीं बना है, लेकिन मूवी के अंदर हम इसको देखते हैं कि भाई जैसे आयरन मैन जारविस से बात करता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। रियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग एआई अभी तक नहीं बना है। एक होता है सुपर एआई। ये क्या होता है, जो इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर होती है। तो जब भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाला ही नहीं बना है, तो सुपर वाला तो हमारे पास बना ही नहीं है। तो जो ये स्ट्रॉन्ग एआई है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसके अंदर लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है भाई। ये इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाला है, तो इंसान को ये अपना गुलाम बना सकता है। ठीक है। तो ह्यूमन सेफ्टी के बारे में भी इससे रिस्क आ जाते हैं, और मिस यूज के बारे में भी इसका खतरा रहता है। फिर फंक्शन के आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमने पीछे देखा, फंक्शन के आधार पे हम 4 टाइप से मशीन को डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? रिएक्टिव एआई, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, एंड सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर तो क्या हो गया भाई, वो खुद के बारे में जानता है कि जी मैं रोबोट हूँ, मेरे को इंसानों ने बनाया, ये मेरे को मार भी सकते हैं। ठीक है। वो ये सोचेगा कि भाई मैं बच जाऊं इंसानों से, या फिर मैं इंसानों को अपना गुलाम बना लूं, या मैं अपने जैसे लोगों के साथ मिलके कुछ काम करूं। तो वो हमारी सेल्फ अवेयर के अंदर आ गई। पहला होता है रिएक्टिव एआई। ठीक है। रिएक्टिव एआई क्या होता है, इसको जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, केवल इसके पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन है। लिमिटेड मेमोरी के अंदर क्या है, ये फ्यूचर के अंदर डिसीजन नहीं ले सकता। लिमिटेड मेमोरी वाला फ्यूचर के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जो पास्ट में इसको चीज़ें हमने बता दी, उसी के आधार पे अपना काम कर सकता। कोई नई चीज़ें ये वो नहीं करेगा। और थ्योरी ऑफ माइंड क्या है, ये इंसानों की भावनाओं को समझता है, ये इंसानों की भावनाओं को समझता है, लेकिन ये इंसान नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझना आप, थ्योरी ऑफ माइंड इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों की भावनाओं को ये समझता है। तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहला कौन सा है, रिएक्टिव एआई। Reactive machines are most basic type of AI. They operate on predefined rules and do not store past experience. प्रीडिफाइंड रूल के आधार पे काम करते हैं, और कोई भी एक्सपीरियंस ये अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखते। जो भी हमने इसके रूल बना दिए, केवल उसी के आधार पे काम करेगा। इसके अंदर खुद की मेमोरी नहीं होती। रूल बेस्ड ऑपरेशन करेगा ये, और रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग लेता है। कोई भी इसके अंदर एनालाइज करने के लिए हिस्ट्री इसके अंदर नहीं होती। ठीक है। भाई कल आपने इसके साथ अच्छा व्यवहार करा था, बुरा व्यवहार किया था, इसको कुछ नहीं पता। फिलहाल जो इसकी मेमोरी है, रियल टाइम में ये डिसीजन मेकिंग करता। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टिव मशीन्स। पेपर में क्वेश्चन बनेंगे ये, कि भाई कौन सा फंक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन है, और कौन सा कैपेसिटी के आधार पे। तो याद रखना है, रिएक्टिव मशीन सबसे बेसिक टाइप की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। फिर दोस्तों हमारे पास आता है लिमिटेड मेमोरी एआई। ये लिमिटेड मेमोरी एआई क्या है? लिमिटेड मेमोरी एआई कैन स्टोर द पास्ट एक्सपीरियंस एंड यूज देम फॉर द डिसीजन मेकिंग। पास्ट में जो इसके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको यूज करके ये डिसीजन मेकिंग ले सकता है। मान लो कल आपने इसको ये बताया कि भाई 2+2 4 होता है, और आज आप इससे पूछते हो 2+2 क्या होता है। तो कल आपने इसको बताया था 2+2 4 होता है, तो इस वाले एक्सपीरियंस को यूज करके ये आपको आंसर दे सकता है। जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, उसकी मदद से ये इम्प्रूव करता रहता है और सीखता रहता है। मशीन लर्निंग के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर प्रेडिक्ट ये कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? भाई जैसे चैट जीपीटी आपने सुना होगा, तो चैट जीपीटी को आप जो भी बता दोगे ना, जो भी सिखा दोगे, तो उसी के आधार पर वो आंसर देने लग जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। भाई जो ट्रैफिक डाटा होता है, और भाई ड्राइविंग डिसीजन मेकिंग के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइप का, पहला रिएक्टिव हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, लिमिटेड मेमोरी, और तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड एआई। Theory of mind refer to AI system that can understand the human emotions, belief and social interaction. ये इंसान की इमोशंस को समझता है, बिलीव्स, भाई जैसे हिंदू मुसलमान वाले बिलीफ हो गए, और जो सोशल इंटरेक्शन होती हैं उनको ये समझता है, भाई दोस्ती वाले इंटरेक्शन, भाई बहन वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, तो इन सारी चीज़ों को ये समझता है। और ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एक टाइप से ये मशीन्स के अंदर होती है। तो भाई ये इमोशंस को समझता है, इंसान के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता है, और इंसानों के साथ एक मीनिंगफुल वे के अंदर ये इंटरेक्ट कर सकता है। अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, रिसर्च फेज के अंदर ये चलने लग रहा है। इसके फंक्शन कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर के सेक्टर में।
सोशल रोबोट्स के लिए, और पर्सनलाइज एआई असिस्टेंट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों सेल्फ अवेयर एआई। तो सेल्फ अवेयर एआई क्या होता है? ये मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है। इसके अंदर इंसानों की जैसी कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस होती है, यानी इसके अंदर अंतरात्मा होती है। जैसे हमें दर्द होता है ना, अगर कोई हमारे हाथ पैर पे मार दे, तो वैसे ही इसके अंदर होता है। इसको पता होता है भाई मेरे को इंसानों ने बनाया है, ये मेरे को मार सकते हैं। ये सोच सकता है, समझ सकता है और अपने आप पे डिसीजन ले सकता है, अपनी एग्जिस्टेंस के हुए समझता है। जैसे इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हैं ना, कि जी मैं धरती पे आया हूँ, भगवान ने मेरे को भेजा है, मुझे कुछ काम करना है, इस टाइप से। तो ये हमारा क्या हो गया? सेल्फ अवेयर एआई का टाइप हो गया। तो करंट में भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और अलग अलग जो विद्वान होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उनके अंदर इसके लिए अलग अलग मत हैं। भाई कोई कहता है इसको बढ़ाना चाहिए, कोई कहता है इसको नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंसानों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो। एआई कितने प्रकार का होता है? तो भाई उसको हमने देख लिया। अगर हम फंक्शन के आधार पे देखें, भाई कैपेसिटी के आधार पे, भाई कितना काम वो कर सकता है, तो वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड सुपर एआई। तो ये आप देख सकते हो, वीक एआई केवल एक स्पेसिफिक काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग वाला इंसानों की तरह काम कर सकता है, सुपर एआई इंसानों से भी आगे काम कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल क्या था? जैसे आयरन मैन के अंदर जारविस था। हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एआई भी नहीं बना। करंट में हम वीक एआई को ही देखने लग रहे हैं। फंक्शन के आधार पे चार टाइप से इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एआई एंड सेल्फ अवेयर एआई। आपको नाम पता होना चाहिए, इनके फंक्शन पता होने चाहिए। तो सबसे बेसिक तो रिएक्टिव मशीन्स हो गई, लिमिटेड मेमोरी, और फिर थ्योरी ऑफ माइंड एंड फिर सेल्फ अवेयर एआई। तो भाई इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 हमारा किसके बारे में है? मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में। भाई मशीन लर्निंग क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है? तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसेट होते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लो इतना बड़ा है, तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट मशीन लर्निंग है, और इसके अंदर एक छोटा पार्ट क्या है? डीप लर्निंग है। Machine learning focus on training model to identify the patterns, while deep learning utilize the deep neural networks to stimulate the human-like decision makings. मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है? हम मशीन्स को ट्रेनिंग देते हैं, पैटर्न्स को, ताकि मशीन आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके हम इंसानों जैसी सोचने समझने की बुद्धि को विकसित करते हैं। तो हमारी डीप लर्निंग हो गई। तो नाम से भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी, ठीक है? आपने बेसिक बेसिक पढ़ रखा होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। तो एआई का क्या मतलब है? एआई एनेबल मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर द ह्यूमन इंटेलिजेंस। इंसानों जैसी बुद्धि जिस काम को करने के लिए चाहिए, वो हम किसकी मदद से करते हैं? एआई की मदद से करते हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है? तो मशीन लर्निंग एआई का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन डाटा की मदद से सीखती है। हम मशीन को डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसकी मदद से वो सीखती हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं। ये अल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करती हैं टू लर्न पैटर्न फ्रॉम द डाटा। डीप लर्निंग क्या होती है? ये मशीन लर्निंग का और सबसेट हो जाता है। इसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं डाटा से सीखने के लिए, और ये इंसानों जैसा, जैसे इंसान का दिमाग काम करता है, वैसे ये डीप लर्निंग हो जाती है। तो भाई बेसिक बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम पास्ट डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मशीन लर्निंग के अंदर क्या है? जो मशीन है उसको आप डाटा दे दोगे, ठीक है? डाटा आप किस टाइप का दोगे? एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं भाई, आपने मशीन के अंदर ये डाटा फीड कर दिया कि भाई कोई मशीन से ये पूछे तुम कैसी हो। जैसे आप गूगल असिस्टेंट से पूछते हो ना, तुम कैसी हो, तो गूगल असिस्टेंट जवाब देती है मैं ठीक हूँ, या मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। तो वो डाटा हमने मशीन के अंदर फीड कर दिया, तो पास्ट डाटा के आधार पे वो प्रिडिक्शन करता है या फिर डिसीजन लेता है। तो वो हमारा किसका पार्ट हो गया? मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया। मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली है सुपरवाइज लर्निंग।
दूसरी है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन ट्रेनिंग मॉडल टू मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन द लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा। तो सुपरवाइज लर्निंग किस प्रकार से होती है, जैसे स्कूल में आप सीखने के लिए जाते हो, वहाँ एक क्या होता है, वहाँ एक टीचर होता है जो कि आपको सारी चीज़ों को सिखाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मशीन को हम सिखाने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा का। इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा का। फोटो देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक तो है लेबल्ड डाटा, जैसे ये आपको डायग्राम में दिखने लग रही है, हमें तो पता भाई ये गाजर है, ये टमाटर है, ये भाई वो है शिमला मिर्च है, ठीक है। हमें तो दिखने लग रही है, लेकिन कंप्यूटर को क्या पता, मशीन को क्या पता ये टमाटर है, जो ये लाल लाल रंग से दिखने लग रहा है, ये जो हरे हरे रंग से दिखने लग रहा है ये शिमला मिर्च है, या ये जो ऑरेंज ऑरेंज लाल लाल रंग की ये दिखने लग रही है ये गाजर है। कंप्यूटर को क्या पता ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, पहले लेबल्ड डाटा होता है, कंप्यूटर को आप ये डाटा दे दोगे, मशीन ने इस डाटा को देखा और देखा भाई जो लंबी लंबी सिलेंड्रिकल शेप की ऑरेंज ऑरेंज कलर की वो गाजर है, लाल लाल रंग का जो गोल गोल है वो टमाटर है। तो इस लेबल्ड डाटा की मदद से कंप्यूटर को पता चल गया कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर आपने कंप्यूटर को क्या क्या दिया, डाटा दे दिया। जैसे ये डाटा है, आपने कंप्यूटर को दिया मशीन को, तो मशीन ने क्या प्रिडिक्शन करी, मशीन ने प्रिडिक्ट करके बता देगी कि भाई भाई ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है और ये टमाटर है। तो जैसे स्कूल के अंदर टीचर होता है, वैसे ही ये हमारा मॉडल काम करता है सुपरवाइज लर्निंग का। कौन सा मॉडल, सुपरवाइज लर्निंग। Supervised learning is the type of machine learning where model is trained on the labeled data, that is input and corresponding output are provided। आप मशीन को इनपुट देते हो और मशीन को पहले से पता होता है भाई इसका हमें आउटपुट क्या देना है, तो मशीन सीख जाएगी। समझ रहे हो ना बात आप। तो इसका काम क्या होता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो द मॉडल लर्न फ्रॉम द इनपुट आउटपुट पेयर। आपने मशीन को पहले से ही बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई चीज़ आएगी तो भाई ये टमाटर है, ठीक है। जैसे ये बना दिया मैंने, तो मशीन को आपने बता दिया इस टाइप की कोई शेप आएगी तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ये इंसान है। तो इनपुट आउटपुट आपने पहले से सेट कर रखा है। तो मॉडल जो मशीन है उसको देख देख के सीखती रहती है, जैसे हमने बचपन में सीखा था। तो ये हमारा क्या है, सुपरवाइज लर्निंग, जैसे स्कूल में टीचर सिखाता है। द अल्गोरिथम मेक प्रिडिक्शन एंड कंपेयर दैम विद द एक्चुअल आउटपुट। जो एक्चुअल आउटपुट है उसके साथ जो हमारी मशीन होती है, अल्गोरिथम होता है, उसका कंपेयर करता है और उसके हिसाब से हमारा प्रिडिक्शन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के लिए। जो मशीन होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वो लेबल्ड ईमेल स्पैम है या नॉन स्पैम है उसको देख के सीखती है कि भाई, जैसे मेल तो सभी चलाते होगे, जो बच्चे मेरी वीडियो को देखने लग रहे हैं भाई यूपीआई की तैयारी करते हैं, मेल तो आपने कभी चलाया होगा, या फिर टेलीग्राम कह रहा हूँ, वो ट्रू कॉलर तो चलाया होगा। तो ट्रू कॉलर पे आपके पास कॉल आती है तो आपको पता चल जाता है ये भाई स्पैम है, नॉन स्पैम है। तो वो कैसे होता है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसको ईमेल पढ़ाए जाते हैं पहले से, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे कोई मेल होगा तो ये स्पैम है, और ऐसे ऐसे कोई मेल होगा तो वो जेन्युइन है, भाई वो स्पैम नहीं करने लग रहा है, यानी वो फर्जी मेल नहीं है। तो मशीन ने उसको देख के पढ़ लिया, उसने सीख लिया। अब कोई आपके ऊपर एडवर्टीजमेंट का मेल आता है, तो जो मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको देख के वो आइडेंटिफाई कर लेगी कि भाई ये स्पैम है कि नहीं है। इसका इस्तेमाल हम और कहाँ पे करते हैं, हाउस प्राइस की प्रिडिक्शन के अंदर। भाई ट्रेंड क्या चलने लग रहा है, घरों के रेट हर साल इतने परसेंट से इंक्रीज होने लग रहे हैं, भाई उस शहर की पॉपुलेशन इतनी है, इंडस्ट्री इतनी है, साइज लोकेशन के आधार पे जो घरों का प्राइस होता है या फिर स्टॉक मार्केट होती है उसकी जो प्रिडिक्शन करनी होती है वो हमारा कौन सा मॉडल होता है, वो ये हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे आ जाती है अनसुपरवाइज लर्निंग। ये क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। जैसे पहले वाले के अंदर क्या था, भाई हम स्कूल में जाके किसी चीज़ को सीख रहे हैं, हम स्कूल में जाके किसी चीज़ को सीख रहे हैं, और अनसुपरवाइज में क्या है, हम घर के ऊपर सीख रहे हैं, हम घर के अंदर बैठ के किसी चीज़ को सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग।
Unsupervised learning is type of machine learning where model is trained on the unlabeled data and identify pattern without predefined output. पहले आपने क्या बताया था? भाई शुरू में हमने जो सुपरवाइज देखा था, मैंने मशीन को पहले ही बता दिया भाई ऐसे लाल लाल रंग से टमाटर आएगा, हरे हरे रंग से शिमला मिर्च रहेगी, पीले पीले रंग से जो आएगा ये गाजर रहेगी। तो मशीन के पास जो भी डाटा आया तो उसने उसको आइडेंटिफाई करके बता दिया भाई तूने जो ये चीज़ दी है ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर है। तो ये सुपरवाइज का हो गया। अनसुपरवाइज के अंदर क्या है? अब भाई मेरे को तो पता, मशीन को थोड़ी ना पता है भाई ये प्याज है, ये शिमला मिर्च है, ये ब्रिंजल है, ठीक है, मशीन को नहीं पता। तो यहाँ पे हम कौन सा डाटा का यूज कर रहे हैं? अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल करने लग रहे हैं। तो मशीन क्या करेगी? वही जो मशीन है वो देखेगी कि भाई ये ब्राउन कलर का है, ये भी ब्राउन कलर का, ये भी ब्राउन कलर का, शेप भी इनकी एक जैसी है। तो उसको एक ग्रुप के अंदर डाल देगी। वो उसको क्या करेगी? एक ग्रुप के अंदर डाल देगी। जो भाई पर्पल पर्पल कलर से लंबी लंबी चीज दिखने लग रही है, मशीन ने देखी उसको एक ग्रुप में डाल दिया। तो ये हमारी कौन सी लर्निंग आती है? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग आती है। मॉडल इज ट्रेन ऑन दी अनलेबल्ड डाटा। तो लेबल डाटा और अनलेबल डाटा भी आप समझ गए। लेबल, भाई लेबल पढ़ा होगा ना आपने, यानी कि प्राइस टैग समझ लो उसको, तो उसी टाइप से आपने लेबल करके समझा दिए। यहाँ कोई लेबल नहीं है बताने के लिए, मशीन को सिखाने के लिए। तो ये वाली हमारा काम कैसे करता है? दिस मॉडल फाइंड द हिडन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर इन द डाटा। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे इसने यहाँ पे देखा ना भाई, हरे रंग की जितनी चीज़ थी हरे रंग की और इस वाली शेप की, वो इसने एक जगह इकट्ठा करके डाल दी। पर्पल कलर की एक जगह इकट्ठा करके डाल दी, ब्राउन कलर की एक जगह इकट्ठा करके डाल दी। तो ये पैटर्न को देखता है, समझता है और उसको आइडेंटिफाई करता है। और इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं और इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है कस्टमर की सेगमेंटेशन करने के लिए। जो हमारा डाटा होता है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो हमारा सारा डाटा होता है। भाई ये इंसान अमेजन के ऊपर इसने जूते सर्च करे थे, लेकिन कभी खरीदता तो ये है ही नहीं, तो मशीन के पास तो सारा डाटा है। तो जो आपका कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उसको स्टडी करता है और आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपके पैटर्न के हिसाब से ही ग्रुप कर देता है। तो इसके अप्लीकेशन कह लो, एग्जाम्पल कह लो, तो इसको कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्रॉड वाले जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम यूज करते हैं एनामोली डिटेक्शन, यानी कि जो खराब चीज़ें होती हैं उनको डिटेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये पैटर्न को देखता है ना। मार्केट बेस्ड एनालिसिस, तो ये एनालिसिस कर सकता है मार्केट का। फाइंडिंग द एसोसिएशन इन दी प्रोडक्ट परचेज, यानी मार्केट में देखेगा कि भाई ये वाला आइटम ज़्यादा बिकने लग रहा है और भाई कोई दूसरा आइटम है ये कम बिकने लग रहा है, तो जो पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु बाय बटर ऑफन बाय दी बटर, यानी कि जो लोग ब्रेड को खरीदते हैं वो बटर को भी खरीदते हैं। तो इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं मार्केट के एनालिसिस को भी हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से। तीसरे टाइप की मशीन लर्निंग कौन सी आती है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज ए मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर एजेंट लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड रिसीव रिवार्ड और पेनल्टी बेस्ड ऑन इट्स एक्शन। इसमें क्या है? इसमें भाई इसको समझने के लिए आप कैसे समझ सकते हो? भाई टीचर ने आपको होमवर्क दिया, टीचर ने आपको होमवर्क दिया करने के लिए, अगर आपने सही कर दिया तो आपको इनाम मिलेगा। टीचर कहेगी लो भाई टॉफी खा लो, ठीक है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया, गलत किया, तो आपको डंडे पड़ेंगे। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। मशीन अगर सही काम करेगी तो उसको हम रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे, गलत काम करेगी तो उसको हम पेनल्टी देंगे। काम कैसे करता है? जो मशीन है, जो एजेंट है, वो किसी काम को करेगी, काम करने के बाद उसको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक किसके फॉर्म में हो सकता है? रिवार्ड हो सकती है या पेनल्टी हो सकती है। अगर सही काम किया तो उसको हम रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे। तो मशीन को पता चल गया ना कि जी ये मैंने सही काम किया है। और जो भी इसका एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे ये चीज़ें सीखता जाता है, अपने आप को ये सुधार करता हुआ चलता है। इट अपडेटेड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, रोबोटिक्स एंड गेमिंग एआई। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने कंप्लीट मशीन लर्निंग
कर ली है। और मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है। अब हम किस पे आ जाते हैं? डीप लर्निंग पे। भैया डीप लर्निंग क्या होती है? तो डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर टू मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द डाटा। मशीन लर्निंग तो क्या थी? एनालिटिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल मेथड था, यानी जैसे हम मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस टाइप का एक मॉडल था, वही पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन जो डीप लर्निंग होती है, जैसे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन होते हैं ना, तो उसी टाइप से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। फिर हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्किंग इन द डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन। जैसे इंसान के दिमाग के अंदर ये न्यूरॉन होते हैं ना, उसी तरीके से ये हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है। तो इंसान का दिमाग, इसमें मैंने इमेज डाली होंगी, जैसे इंसान के दिमाग के अंदर क्या होते हैं? ये न्यूरॉन होते हैं। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं। इसी प्रकार से जो ये हमारी डीप लर्निंग होती है वो ये काम करती है। जैसे इंसान के दिमाग में ये न्यूरॉन है, इसमें ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। तो डिटेल में देखते हैं इसको भी। 3 लेयर पे काम करता है। जो न्यूरल लेयर होती है ये 3 लेयर पे काम करता है, ठीक है। डीप लर्निंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 लेयर होती हैं इसके अंदर। पहली इनपुट लेयर, बीच में आएगी हिडन लेयर, और आखिरी में आएंगी आउटपुट लेयर, ठीक है। इनपुट लेयर से हम डाटा को रिसीव करते हैं। हिडन लेयर में जो डाटा होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होती हैं उनके द्वारा। और आउटपुट लेयर के अंदर जो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन होता है वो हम देते हैं। तो एक इसका पार्ट है। डीप लर्निंग के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है उसके 3 लेयर होती हैं, वो हम देख रहे हैं अभी। न्यूरल नेटवर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं? न्यूरल नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? पैटर्न की रिकॉग्निशन में, फोरकास्टिंग में और मेडिकल डायग्नोसिस में हम इसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। कन्वोलेंट न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इमेज की रिकॉग्निशन के लिए। भाई जैसे फेस डिटेक्शन, फेस लॉक अनलॉक होता है, मेडिकल की जो इमेज होती है उसको डिटेक्ट करके बता देता है भाई इसको ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, तो वो हमारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स होता है। और तीसरा हमारा क्या है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल वाला तो जो भाई सिंपल पैटर्न को स्टडी करता है, फोरकास्टिंग करता है। कन्वोल्यूशन किसके लिए? जो इमेज से रिलेटेड हो गया, तो उसके लिए कौन सा? कन्वोल्यूशन। और रिकरंट किसके लिए हो गया? रिकरंट हो गया स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। भाई जो आपने कोई चीज़ बोल के बताई मशीन को, मशीन उस चीज़ को समझ जाती है, तो वो हमारा क्या होता है? रिकरंट न्यूरल नेटवर्क की मदद से होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो भाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या क्या एप्लीकेशन है? भाई इससे आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, डिफेक्ट को आप डिटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। भाई किसी मशीन में कोई डिफेक्ट आया है या किसी स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है, तो मशीन उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके हमें बता देती है। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो ग्रिड होती है, पावर ग्रिड की एफिशिएंसी इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं, और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इससे हम डेवलप कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कर सकते हैं। जो मेडिकल स्कैन होता है भाई, एक्सरे होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, उसकी इमेज को देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बता देगा कि भाई इसको कैंसर है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड स्पीच रिकॉग्निशन, जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं जैसे सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, तो ये हमारे क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन। तो स्पीच के लिए हमने कौन सा वाला कहा था? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो याद रख लेना, रिकरेंट किसके लिए? रिकरेंट ये किसके लिए? स्पीच के लिए, जो हम बोल के कुछ बोलते हैं और मशीन उसको समझ जाती है। और कन्वोलेंट किसके लिए? ये इमेजेस के लिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो इमेज को पढ़ लेता है, देख लेता है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में आप डिफरेंस यहाँ पे समरी इसकी देख सकते हो। मशीन लर्निंग किसके ऊपर काम करती है? छोटे मोटे डाटा सेट के ऊपर काम करती है। और मशीन लर्निंग में आपने उसको डाटा दे दिया, डाटा को पढ़ेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन जो डीप लर्निंग होती है उसमें न्यूरल नेटवर्क होते हैं। इसमें क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क होते हैं। बहुत चीज़ें ये ऑटोमेटिकली सीखती है। बहुत बड़ा बड़ा डाटा सेट चाहिए इसके लिए, बहुत हाई पावर के इसके लिए जीपीयू चाहिए। जो चिप होती है इसके लिए डीप लर्निंग के लिए बहुत हाई क्वालिटी के चाहिए, ठीक है। मशीन लर्निंग से हम सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे स्पैम की डिटेक्शन। भाई कोई स्पैम तो नहीं करने लग रहा है, प्राइस की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन डीप लर्निंग की हेल्प से हम
फेस रिकॉग्निशन एंड ऑटोनोमस कार वगैरह, इन फील्ड के अंदर हम काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र के अंदर चैलेंजेस क्या हैं भाई, हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो डाटा डिपेंडेंसी, जो हमारी मशीन लर्निंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डाटा के ऊपर डिपेंड करेगी। डाटा हाई क्वालिटी का होना चाहिए और सही डाटा होना चाहिए। कंप्यूटेशनल पावर, हाई क्वालिटी के कंप्यूटर चाहिए, बहुत महंगे महंगे कंप्यूटर चाहिए और चिप चाहिए। इंटरप्रिडेटेबिलिटी, तो जो मशीन लर्निंग का डिसीजन होता है उसको अंडरस्टैंड करना अपने आप में चुनौती होता है। तो ये जो आपको वर्ड दिखने लग रहा है ना, इंटरप्रिटेबिलिटी, इसका मतलब क्या है। आपने मशीन को कहा, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कहा कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसको कौन जीतेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है जो भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान जीतेगा। सपोज करो, एआई है भाई, कुछ भी कह सकती है। तो एआई ने ये फैसला किस प्रकार से लिया, उस मशीन के दिमाग में क्या चीज़ें चलने लग रही हैं, वो चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग द एआई डिसीजन इज चैलेंजिंग, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेबिलिटी बोलते हैं। फिर एथिकल इशू है, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भेदभाव कर सकता है और सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास है ही। फ्यूचर ट्रेंड इसके अंदर क्या क्या है, तो एक्सप्लेनेबल एआई, एज एआई, एआई पावर्ड रोबोटिक्स एंड क्वांटम एआई। तो क्वांटम एआई को भी हम पुराने लेक्चरों में देख चुके हैं भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से ये करता है। एज एआई क्या होता है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने एज कंप्यूटिंग वगैरह देखा था। तो एज एआई क्या होता है भाई, जहाँ पे डाटा जनरेट होने लग रहा है वहीं पे उसकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी, यानी सोर्स के पास में ही, तो वो हमारा क्या होता है, एज एआई। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही सारे की सारी जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी, ठीक है। फिलहाल क्या होता है, आपने फ़ोन को कुछ कहा, तो इंटरनेट की हेल्प से वो सर्वर पे गया, सर्वर में वहाँ प्रोसेसिंग हुई और आपके फ़ोन में इनपुट आया। लेकिन ये सारा प्रोसेस अगर आपके फ़ोन के अंदर ही हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एज एआई कहेंगे। तो भाई इसी के साथ जो हमारा थर्ड चैप्टर था मशीन लर्निंग के बारे में और डीप लर्निंग के बारे में वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 आ जाता है न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, जो डीप लर्निंग होती है, हमने देखा भाई डीप लर्निंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क आर कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर बाय द ह्यूमन ब्रेन। दे कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स that process information and help computer recognize the pattern, classify the data and make the prediction। जैसे इंसान का दिमाग होता है, ठीक है, जो इंसान का दिमाग होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। तो उसी तरीके से आपने एक ऐसी मशीन बना दी जिसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं। क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं। इंसान के दिमाग से भाई कॉपी पेस्ट टाइप का सिस्टम है ये। तो न्यूरल नेटवर्क जो इंसान के दिमाग से इंस्पायर्ड रहते हैं, इसके अंदर ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं और पैटर्न्स को, डाटा को क्लासीफाई करते हैं और प्रिडिक्शन, डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग का तो फंडामेंटल ही न्यूरल नेटवर्क है, तो ये चीज़ हम वहाँ भी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन, इंसान का जैसे दिमाग होता है उसी टाइप के ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। इंसान के दिमाग में क्या होते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखने लग रहा है। इसमें होते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन एंड साइनेप्स। तो जो यहाँ पे ये इनपुट पॉइंट है इनको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो यहाँ से इनपुट आता है और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हमारा सिग्नल होता है। ये जो नोड्स होते हैं यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के अंदर हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है, आउटपुट देता है ये। तो सेम इसी टाइप का हमने क्या बना दिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना दिया हमने। इसके अंदर एक इनपुट लेयर होगी, एक आउटपुट लेयर होगी, एक हिडन लेयर होगी जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, और एक होता है वेट, ठीक है। तो जैसे ये इनपुट लेयर हो गई, यहाँ से आउटपुट होने लग रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये हिडन लेयर हो गई जहाँ पे हमारी कंप्यूटेशनल वगैरह होने लग रही है यहाँ पे। और जो यहाँ पे नोड पे ये आपको देखने लग रहे हैं, ये पॉइंट ये हमारा क्या हो गया, ये वेट हो गया। वेट मतलब हमारे कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये तो ह्यूमन ब्रेन का एक न्यूरॉन है, ये इंसान के दिमाग का है, और ये हमारा क्या है, डीप लर्निंग वाला न्यूरल नेटवर्क का एक फंडामेंटल यूनिट है। तो न्यूरल नेटवर्क की 3 लेयर होती हैं, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और हिडन लेयर। इनपुट से तो क्या करेगा, रो डाटा का वो रिसीव करेगा, भाई इमेज हो गई, टेक्स्ट हो गया, मैसेज हो गया, वॉइस हो गई, तो उसको रिसीव करेगा।
और आउटपुट से फाइनल प्रिडिक्शन वो देगा, और हिडन लेयर के अंदर क्या होगा, उस सारे डाटा की वो प्रोसेसिंग करेगा। तो ये 3 लेयर होती है न्यूरल नेटवर्क्स की, इनपुट, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। तो हिडन लेयर के अंदर जो आपका सारा डाटा है उसको वो प्रोसेसिंग करेगा। न्यूरल नेटवर्क्स को हम कैटेगराइज कितने प्रकार से कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ फिर वो दोबारा से आ गई। पहला होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो ये सिंपलेस्ट टाइप का होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने डिजिटल कुछ लिख दिया ना, जैसे आजकल OCR आ गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, तो जो आपकी हैंड राइटिंग होती है उसको ये पढ़ लेता है, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का। फिर आता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो ये हमने पीछे भी देखा था, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यानी कि फोटो वगैरह जो आपकी इमेज होती है और वीडियो की प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स का। और जो आपकी स्पीच होती है, भाई जो हम बोलने लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, वो हमारा क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे हमने ये पीछे भी पढ़े थे, ये तीनों की तीनों चीज़ें ये दोबारा यहाँ आ गई, ठीक है। कन्वोलेंट इमेज के लिए, रिकरेंट स्पीच वगैरह के लिए, और जो भैया आर्टिफिशियल वाला है ये हमारा भाई जो हम सिंपल टाइप का हो गया, हैंड राइटिंग वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे वहाँ हमने इसको किस नाम से देखा था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यहाँ इसको इस नाम से लिखा हुआ है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो नाम ये कुछ भी हो सकता है, तो बेसिक आपको नाम पता होना चाहिए, इतना डीप में आपको नहीं जाना है। फीड फॉरवर्ड या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोलेंट न्यूरल नेटवर्क एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। फिर हमारे पास आता है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। तो इसको देख लेना, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क यानी कि GAN। इसके अंदर दो होते हैं, एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं भाई, इसके अंदर आपके पास दो टाइप के डाटा आएंगे, ठीक है। जो जनरेटर होता है वो फेक सैंपल बनाएगा, और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है रियल और फेक के बीच में अंतर बताएगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, GAN, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। जनरेट करने लग रहा है, किसको जनरेट करता है, एडवर्सियल यानी कि खराब डाटा, जो फेक डाटा है, और नेटवर्क। तो जनरेटर ने फेक, जैसे फेक 100 रुपये का नोट बनाया, और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो बैठ के देखेगा कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का। फिर दोस्तों हमारे पास आता है ट्रेनिंग दी न्यूरल नेटवर्क्स। जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो ट्रेनिंग के जरिए ही सीखते हैं। जैसे इंसान के बच्चे को हम सिखाते हैं भाई फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, थर्ड में, वैसे ही भाई ये मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है, डीप लर्निंग, और उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स का। तो पहले हमें ट्रेनिंग डाटा सेट चूज करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी लेबल्ड डाटा चाहिए, ठीक है। लेबल्ड डाटा अब तक आप समझ चुके होंगे, जैसे हमने पीछे देखा कि भाई ये क्या है, भाई इसको हमने गाजर कह दिया, कैरेट, ठीक है, और साथ साथ इसके लिख भी दिया दिस इज कैरेट। तो ये हमारा क्या हो गया, लेबल्ड डाटा। लेकिन अगर केवल हमने ये इमेज दे दी तो ये हमारा क्या हो गया, अनलेबल्ड डाटा हो गया। तो हाई क्वालिटी डाटा चाहिए मशीन को हमें सिखाने के लिए। आर्किटेक्ट हमको डिफाइन करना पड़ेगा, भाई कितने लेयर पे काम करता है, हर लेयर पे कितने न्यूरॉन है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, जो भाई आउटपुट की कैलकुलेशन वगैरह ये करेगा। कंप्यूट एरर, एरर की कैलकुलेशन करता है। बैक प्रोपोगेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंड मॉडल एवोल्यूशन एंड टेस्टिंग। तो जो न्यूरल होते हैं, न्यूरल नेटवर्क के ट्रेनिंग के लिए ये सारे कंपोनेंट होते हैं। इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डाटा वगैरह पता होना चाहिए, लेबल डाटा क्या है, अनलेबल डाटा क्या है, और वो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई सिविल इंजीनियरिंग में इसकी इंपॉर्टेंस है, जो बिल्डिंग के अंदर क्रैक होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल में भाई स्मार्ट ग्रिड हो गई, जो ग्रिड होती है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेती है एनर्जी की कितनी डिमांड है, और उसी हिसाब से पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को वो ऑप्टिमाइज करती है फॉल्ट के डिटेक्शंस के लिए। मैकेनिकल में फिर वहीं वही मशीनरी की फेलियर को आइडेंटिफाई करता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। फिर दोस्तों हमारे पास आता है चैलेंजेस इन दी न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क के चैलेंजेस क्या क्या है।
तो पहला तो चैलेंज है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, बहुत महंगे महंगे आपके इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, बहुत महंगे महंगे चिप चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर सेकंड चैलेंज इसके अंदर क्या आता है, ओवर फिटिंग, मॉडल मेमोराइज ट्रेनिंग डाटा लीड टू दी पुअर जनरलाइजेशन। तो ये ओवर फिटिंग क्या है, अंडर फिटिंग क्या है और गुड फिटिंग क्या है, ठीक है। तो ये पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंडर फिटिंग के अंदर क्या होता है, इस डायग्राम से ही हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये प्राइस है, ये साइज है, और ये हमारे पास पॉइंट थे। आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके करो बनाना था, भाई क्या पैटर्न है प्राइस के अंदर और साइज के अंदर। कायदे से तो ऐसा कुछ करो बनना चाहिए था जो भैया गुड वाले के अंदर है, तो भाई इसने सही बना दिया। एक होता है ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग के अंदर क्या होता है, ओवर फिटिंग आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो समझता नहीं है, वो रट लेता है बस, ठीक है। कोई बच्चा है वो किसी चीज़ को समझता नहीं है, वो बस उस डाटा को रट लेता है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, ओवर फिटिंग, बहुत ज़्यादा उसने रट लिया, ओवर फिट हो गया वो। तो हमारी मशीन थी ऐसे, जो सिंपल हमारा ऐसे करो बनना चाहिए था, करो बनाने की बजाय उसने सारे पॉइंट को ऐसे लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। उसने दिमाग लगाया ही नहीं कुछ भी, तो ये हमारा क्या है, ओवर फिटिंग। और एक होता है अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग क्या होता है भाई, एक ऐसा बच्चा जिसने पढ़ाई करके ही नहीं आया, उसको पता ही नहीं क्या करना है, तो उसने क्या करा, एक सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दिया, तो ये हमारा अंडर फिटिंग हो गया। गुड फिटिंग क्या होता है भाई, पैटर्न को समझ के वो करो बनाता, तो वो हमारा गुड फिटिंग होता। तो ओवर फिटिंग का आप समझ सकते हो, मॉडल मेमोराइज द ट्रेनिंग डाटा लीडिंग टू द पुअर जनरलाइजेशन। जो ट्रेनिंग के लिए हमने मशीन को डाटा दिया, उसको उसने मेमोराइज करके रट लिया एक टाइप से, उससे उसने समझा नहीं, तो वो हमारा क्या होता है, ओवर फिटिंग होता है। फिर इंटरप्रिटेबिलिटी, तो इंटरप्रेटेबिलिटी मैंने आपको पहले भी समझाया था इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ये क्या होता है। तो इंटरप्रेटेबिलिटी इन मशीन लर्निंग रेफर टू द डिग्री टू विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड ए मॉडल प्रिडिक्शन। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है, मॉडल है, वो जो डिसीजन लेने लग रही है ना, उस डिसीजन लेने के पीछे मशीन क्या चीज़ें सोचने लग रही है, इंसान को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि भैया मशीन क्या सोच रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इंटरप्रिटेबिलिटी। तो भाई ये चैलेंजेस है एक टाइप का कि भाई हमें क्या पता मशीन सामने वाली क्या सोचने लग रही है। फिर आता है डाटा डिपेंडेंसी। डाटा डिपेंडेंसी क्या होता है भाई, जो हमने मशीन को सीखने के लिए डाटा दिया, मशीन केवल उसी के ऊपर डिपेंड है, अब वो डाटा हाई क्वालिटी का होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। तो इसी के साथ भाई जो हमारा न्यूरल नेटवर्क वाला चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। फिर हमारा अगला चैप्टर आता है नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। ये क्या होता है, तो नाम के अंदर ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड एनालाइज द ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे अभी मैं जो चीज़ें बोलने लग रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, अगर आप कैप्शन चालू कर दोगे ना, सारे कैप्शन बने हुए आ जाएंगे, तो यूट्यूब को कैसे पता मैं क्या बोलने लग रहा हूँ, मैंने थोड़े ना वे कैप्शन इसके अंदर फीड करे हैं। तो कंप्यूटर जो हम बोलने लग रहे हैं उन सारी चीज़ों को समझ पाता है, प्रोसेस कर पाता है, एनालाइज कर पाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी कि जो इंसान की भाषा होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है, उसकी प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर होती है कंप्यूटर विजन। जैसे इंसान की आंखें सारी चीज़ों को देखती हैं, भाई जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप हर अक्षर को देखते हो, समझ पा रहे हो, अपनी सराउंडिंग को देखते हो, तो उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को देख पाता है और एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर विजन कहलाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जांपल क्या है, तो भाई वॉइस असिस्टेंट, भाई जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, चैटबॉट हो गई, आप भाई रोबोट से बात कर सकते हो फ़ोन के ऊपर, जैसे असिस्टेंट से आप बात कर सकते हो, डॉक्यूमेंट का आप एनालिसिस कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच, भाई जो भी आप बोलोगे कंप्यूटर उसको लिख के बता देगा। इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो पहला स्टेप इसके अंदर आता है टोकनाइजेशन। जो भी हमारा टेस्ट है उसको ये वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल AI इज़ पावरफुल, ये हमारी एक स्टेटमेंट है, इसको ये शब्दों में तोड़ देगा। AI अलग शब्द है, इज अलग शब्द है और पावरफुल अलग शब्द है, तो हमारे सेंटेंस को ये सब अलग अलग वर्ड के अंदर तोड़ देता है। फिर अगला स्टेप होता है स्टॉप वर्ड रिमूवल। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनका मीनिंग के अंदर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जैसे इज हो गया, दा हो गया, तो उनको वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो ये हमारा स्टेप वर्ड रिमूवल। फिर होता है स्टेमिंग एंड लेमिटेशनाइजेशन। तो स्टेमिंग क्या होता है, स्टेमिंग होता है जो वर्ड होता है उसकी रूट फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे रनिंग है, तो रनिंग की रूट फॉर्म क्या, रन,
तो उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। लेमनाइजेशन क्या है, तो वर्ड के मतलब को जानता है लेमनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल भाई बेटर वर्ड है तो बेटर यानी कि अच्छा यानी कि गुड, उसको ये कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, नाउन्स को वर्ब को और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करता है, नेम्स को लोकेशन को और ऑर्गेनाइजेशन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आखिरी इसका पार्ट है सिंटैक्स एंड सेमेटिक एनालाइज, भाई जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसको ये डिटरमाइन करता है। तो ये सारी किसके पार्ट होती हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। इसकी भाई अप्लीकेशंस क्या है, भाई जो रिपोर्ट होती हैं उसको एनालाइज कर सकता है, जैसे भाई चैट जीपीटी वगैरह, उसके अंदर आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाल देते हो और उसकी समरी बना के दे देता है आपको। ठीक है, यूट्यूब वीडियो की समरी बना के दे देता है। तो वो हमारा क्या है, रिपोर्ट को एनालाइज करने में, कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज करने में और उसकी समरी बनाने में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारी हेल्प करती है। फिर दोस्तों हमारे पास आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होती है, कंप्यूटर विजन इज ए फील्ड ऑफ एआई दैट एनेबल मशीन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। कंप्यूटर विजन जैसे इंसान की आंखें होती हैं, रियल वर्ल्ड को देखती हैं और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करती हैं, समझती हैं, उसी तरीके से मशीन को एनेबल करता है, मशीन को वो शक्ति देता है जिसकी मदद से वो रियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकती है और देख सकती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, कंप्यूटर विजन। इसके पार्ट क्या क्या, एप्लीकेशन क्या, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। तो भाई आपके जैसे फेस अनलॉक है, तो वो किसका एप्लीकेशन है, कंप्यूटर विजन का। ऑटोनोमस व्हीकल, जो गाड़ियाँ भाई सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, वो अपने आप रोड को देख के अपने आप डिसीजन लेती रहती है, भाई गाड़ी यहाँ मोड़नी है, यहाँ मेरे को ब्रेक लगाने हैं। मेडिकल इमेजिंग के अंदर भाई एक्सरे की रिपोर्ट हो गई, एमआरआई हो गई, तो उसकी रिपोर्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लेता है, एनालाइज कर लेता है। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, कंप्यूटर विजन के। तो भाई ये किस किस फील्ड में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, तो भाई सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं भाई डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल में भाई स्मार्ट कैमरा हो गई, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, भाई आपके चेहरे को पढ़ के बता देगा, अपराधियों को पकड़ने के लिए। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को पकड़ने के लिए, और हेल्थ केयर के अंदर एक्सरे और एमआरआई का एनालाइज करने के लिए। चैलेंजेस क्या क्या है इसके अंदर, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर चैलेंज क्या है, तो भाई सभी की लैंग्वेज अलग अलग है और लैंग्वेज भी अलग अलग है और बोलियाँ भी अलग अलग हैं। भाई जैसे हिंदी है, तो यूपी के अंदर भी हिंदी, कोई वेस्ट यूपी वाला हिंदी अलग टाइप से बोलेगा, ईस्ट यूपी वाला हिंदी अलग टाइप से बोलेगा। डाटा बायस, भाई भेदभाव हो सकता है इसके अंदर। और हैंडलिंग डिफरेंट लैंग्वेज, भाई अलग अलग भाषाओं को कैसे हैंडल किया जाए, तो ये सभी इसमें चैलेंजेस है। कंप्यूटर विजन के अंदर क्या चैलेंज है, भाई इसके अंदर बहुत हाई कॉस्ट लगती है, बहुत हाई क्वालिटी के प्रोसेसर और कंप्यूटर चाहिए हमको। वेरिएबिलिटी ऑफ इमेज, इमेज अलग 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 टाइप की हो सकती है, और पुअर लाइटिंग कंडीशंस, भाई इमेज क्लियर नहीं है, ब्लर इमेज है, तो ये सारे इसके अंदर चैलेंजेस हैं। तो बेसिक आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, भाई इंसान की भाषा को कंप्यूटर समझ पाता है, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर विजन क्या है, मशीन इमेज और वीडियो को देख के समझ पाती है, इंटरप्ट कर पाती है, एनालाइज कर पाती है, वो हमारी क्या, कंप्यूटर विजन होती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं रोबोटिक्स को। अब हम किसको देखेंगे, रोबोटिक्स। चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू दी रोबोटिक्स। Robotics is an interdisciplinary field that combines mechanical energy, electrical energy, computer science, and artificial intelligence to design, build, and operate robots. तो रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक एक भाई इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर भाई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर को अगर हम आपस में मिक्स कर दें, एआई को मिक्स कर दें और उससे हम डिज़ाइन करें, बिल्ड करें और ऑपरेट करें रोबोट्स को, तो वो क्या कहलाता है, रोबोटिक्स कहलाता है। यानी रोबोट्स को बनाना, ऑपरेट करना, वो सारा चीज़ें क्या कहलाता है, रोबोटिक्स कहलाता है। और रोबोट क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज ए रोबोट। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट टास्क ऑटोनोमसली और विद ह्यूमन गाइडेंस। एक ऐसी मशीन होती है जो भाई किसी काम को कर सकती है, खुद से भी कर सकती है या इंसान की मदद से कर सकती है, एक प्रोग्रामेबल मशीन, वो हमारी क्या कहलाती है, रोबोट। जरूरी नहीं है कि भाई आपको ऐसे कोई दो आंखों वाला, कान वाला और ऐसी कोई आपको मशीन दिखाई देगी वही रोबोट है। सिंपल भाई जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, आपका फ्रिज हो गया,
वैक्यूम क्लीनर हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी एक टाइप से रोबोट ही हैं। रोबोट आर यूज इन द इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द ऑटोमेशन। तो रोबोट्स को हम वाइडली यूज करते हैं इंडस्ट्री में, घरों में, हेल्थ केयर के सेक्टर में और स्पेस के सेक्टर में। तो रोबोट की डेफिनेशन आपको पता चल गई भाई, एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो इंसान की मदद से या फिर खुद से टास्क को, किसी भी काम को परफॉर्म कर सकती है। और रोबोट को बनाना, डिज़ाइन करना, ऑपरेट करना, उस वाले फील्ड को हम क्या कहेंगे, रोबोटिक्स कहेंगे। रोबोट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है भाई, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे रोबोट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कार, बाइक या कोई और, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का हम यूज करते हैं। मेडिकल के अंदर जो सर्जरी वगैरह होती है उसके अंदर हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं और ड्रोन्स होते हैं, ये क्या है, ये भी एक रोबोट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं वो क्या होती हैं, वो रोबोट होती हैं। डिफेंस और मिलिट्री के अंदर जो एआई पावर्ड सर्विलेंस रोबोट्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, ये सब क्या है, ये रोबोट्स का एग्जाम्पल है। रोबोट्स की हिस्ट्री क्या है, तो लियोनार्डो दा विंसी ने 1495 में एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। 1961 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बना था, और 21st सेंचुरी में एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ चुके हैं, जैसे कि सोफिया और एटलस। तो ये वर्ड आपको देखना है, HUMANOID, यानी कि ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का क्या मतलब है, ह्यूमनॉइड का मतलब है इंसानों जैसे दिखने वाले, ठीक है। इंसानों जैसे दिखने वाले जो रोबोट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनॉइड बोलते हैं। और बाकी तो भाई रोबोट आपको पता ही है कैसे होते हैं भाई, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, गाड़ियाँ हो गई, फ्रिज, एसी, वैक्यूम क्लीनर, ये सब रोबोट का एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन और रोबोट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो देख लेते हैं। रोबोट इज ए मशीन डिजाइन टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली और सेमी ऑटोमेटिकली, ऑफर मिमिक द ह्यूमन एक्टिविटी। तो रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो किसी काम को खुद से या फिर इंसान की मदद से परफॉर्म करती है, और इंसान की एक्टिविटी को मिमिक करती है, यानी इंसान की एक्टिंग करती है, नकल करती है। रोबोट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, रोबोट सेंसिंग करेगा, यानी इनपुट लेगा। एबिलिटी टू गैदर द डाटा, डाटा को रोबोट कलेक्ट कर सकता है। इसमें कलेक्ट करने के लिए क्या होगा, रोबोट में कैमरा लगे हुए होंगे, सेंसर लगे होंगे। सेंसर किस टाइप की, कोई टेम्परेचर का सेंसर, ह्यूमिडिटी का सेंसर, रेडियो वेव वाले सेंसर, इंफ्रारेड वाले सेंसर। तो रोबोट के अंदर सेंसिंग की करेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है। रोबोट डाटा को प्रोसेसिंग कर सकता है। एक्चुएशन, एक्चुएशन का क्या मतलब होता है, परफॉर्मिंग दी फिजिकल मूवमेंट। जैसे हम अपने हाथों की मदद से किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं, पैरों की मदद से चल सकते हैं, यानी कि हम फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। तो रोबोट इन सारी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुएशन, ACTUATION, एक्चुएशन। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक्चुएशन यानी कि एक्ट करना, यानी किसी चीज़ को करना, फिजिकल मूवमेंट को परफॉर्म करना। फिर आता है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी यानी कि स्वायत्तता, किसी चीज़ को बिना इंसान के कंट्रोल के परफॉर्म करना, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोनोमी कहलाता है। एडेप्टेबिलिटी, रोबोट नई कंडीशंस के लिए अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, तो वो क्या कहलाती है, एडेप्टेबिलिटी। तो ये सभी रोबोट्स की प्रॉपर्टी होती है। रोबोट्स के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, रोबोट के अंदर सेंसर लगे होंगे, सेंसर की मदद से ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा भाई, कैमरा, थर्मोमीटर वगैरह, लिडार, एक्सेलरोमीटर। तो ये सभी। कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या होता है, जो भाई इसमें चिप लगी रहती है, प्रोसेस सेंसर डाटा एंड मेक द डिसीजन, एग्जांपल द माइक्रो कंट्रोलर एंड एआई एल्गोरिथम्स। तो कंट्रोलर क्या होती है भाई, जो रोबोट के अंदर चिप लगी हुई है जिसकी मदद से वो डाटा को प्रोसेसिंग करता है और डिसीजन लेने में, डिसीजन लेता है खुद से, तो वो कंट्रोलर हो गया। एक्चुएटर, भाई जिसकी मदद से वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। एक्चुएटर यानी किसी ह्यूमन लाइक एक्टिविटी को परफॉर्म करना, जैसे हाथों का हिलना डुलना, पैरों से चलना, किसी चीज़ को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो मूवमेंट करने के लिए रोबोट में क्या लगी हो सकती है, मोटर या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ हो सकता है। फिर आता है पावर सप्लाई। रोबोट के अंदर पावर सप्लाई भाई बैटरी हो सकती है या सोलर पावर हो सकता है। एंड होता है एंड इफेक्टर्स, टूल अटैच टू द रोबोट। एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं, जो रोबोट के साथ टूल अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर्स, जैसे कि रोबोटिक आर्म एंड ग्रीपर्स।
रोबोट कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई? अगर हम फंक्शन के आधार पे देखें तो इंडस्ट्रियल रोबोट, सर्विस रोबोट, मेडिकल रोबोट, मिलिट्री एंड ऑटोनॉमस रोबोट। भाई अगर इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल रोबोट। सर्विस के लिए भाई जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, घर के साफ सफाई के लिए आजकल तो वैक्यूम क्लीनर वाले रोबोट आ चुके हैं, ठीक है, जो वो गोल गोल से घूमते रहते हैं फर्श के ऊपर, देखे होंगे आपने, बाकी सर्च करके देख सकते हो, तो वो वैक्यूम रोबोट हो गए। सर्विस रोबोट यानी सर्विस देते हैं वे, साफ सफाई के काम आते हैं। मेडिकल भाई सर्जरी वगैरह के लिए जो हमारी हेल्प करते हैं, तो वो मेडिकल रोबोट। मिलिट्री भाई जो सर्विलेंस के ड्रोन वगैरह होते हैं, तो वे मिलिट्री रोबोट। ऑटोनोमस भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, जो खुद से काम कर सकते हैं, तो वे ऑटोनोमस रोबोट। लोकेशन के आधार पे हम रोबोट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? व्हील रोबोट भाई जिस रोबोट में पहिए लगे होंगे तो व्हील रोबोट। लेग जिसमें इंसानों जैसी या जानवरों जैसी लेग होंगी तो वो लेग्ड रोबोट। ह्यूमनोइड जो इंसानों जैसे दिखेगा, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? सोफिया, व्योमित्रा। तो इसको याद रख लेना, व्योमित्रा। ये क्या है? इंडिया की ह्यूमनोइड रोबोट है, ठीक है, इंडिया वालों ने बनाया है इसको। ह्यूमनोइड यानी कि इंसानों जैसा दिखेगा। ज़रूरी नहीं है सारे रोबोट इंसानों जैसे दिखते हों, तो जैसे हमने एग्जांपल देखे ना भाई, जो गाड़ियाँ हो गई, ड्रोन्स हो गए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जो रोबोट होते हैं, वे सभी रोबोट वो इंसानों जैसे नहीं दिखते, लेकिन इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमनोइड रोबोट बोलते हैं। एरियल रोबोट जो भाई हवा में उड़ते हैं, ड्रोन्स, अनआर्म एरियल व्हीकल। अंडर वाटर रोबोट्स जो वाटर के अंदर काम करते हैं। फिर दोस्तों आते हैं सेंसर एंड परसेप्शन इन रोबोट। तो परसेप्शन वर्ड हमने स्टार्टिंग के अंदर भी देखा था। परसेप्शन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का इनपुट लेना, ठीक है, जैसे हम अपनी आँखों से इनपुट ले रहे हैं, परसेप्शन ले रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो को परसेप्ट करने लग रहे हो अपनी आइज़ की और ईयर की मदद से। तो रोबोट कैसे करेगा? उसके अंदर भाई विजन सेंसर होंगे, ठीक है, जिसकी मदद से वो इमेज को कैप्चर कर सकता है। भाई कैमरा लगा हो सकता है, या फिर सेंसर लगा हो सकता है, इंफ्रारेड सेंसर, रेडियो वेव वाले सेंसर। प्रोक्सीमिटी सेंसर जिसकी मदद से रोबोट अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? अल्ट्रासोनिक सेंसर। मोशन सेंसर, मोशन यानी कि हिलना डुलना, तो रोबोट मोशन को डिटेक्ट करेगा, मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। तो उसके लिए रोबोट में क्या लगा हो सकता है? गायरोस्कोप या फिर एक्सेलरोमीटर लगा हुआ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन के अंदर भी देखी होंगी, अपने गायरोस्कोप फ़ोन के अंदर भी होता है। आजकल तो जितने भी फ़ोन होते हैं सभी गायरोस्कोप के साथ ही आते हैं। टच सेंसर हो सकते हैं रोबोट के अंदर, जिसकी मदद से वो प्रेशर को डिटेक्ट करेगा, और टेम्परेचर सेंसर जिससे वो हीट को मेजर करेगा। तो उसके अलावा भी और ढेर सारे टाइप के सेंसर हो सकते हैं भाई। प्रेशर वाले सेंसर हो सकते हैं, फोर्स वाले सेंसर हो सकते हैं। फिर आता है एक्चुएटर एंड मोशन कंट्रोल। एक्चुएटर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको ये वर्ड बता ही दिया था, एक्चुएटर यानी कि एक्ट करना, इंसानों की तरह मूवमेंट करना। एक्चुएटर आर कंपोनेंट दैट एनेबल द रोबोटिक मोशन। रोबोट मोशन कैसे करेगा, चलेगा कैसे, हिलेगा डुलेगा कैसे? तो एक्चुएटर की हेल्प से। तो मोटर लगी होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल मोटर हो सकती है, हाइड्रोलिक जो पानी से चलने वाली मोटर हो सकती है, जो वाटर जो का जो प्रेशर होता है, फोर्स होती है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। न्यूमेटिक एक्चुएटर हो सकते हैं। रोबोट के कंट्रोल सिस्टम क्या क्या होते हैं? तो रोबोट के अंदर आता है ओपन लूप कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंट्रोल। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है भाई? ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल क्या होता है? ओपन लूप कंट्रोल के अंदर कोई भी फीडबैक का मैकेनिज्म नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है? कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। इसको थोड़ा डिटेल में भी आगे चल के देख लेंगे। ये थोड़ा कंट्रोल जो सिस्टम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओपन लूप, क्लोज लूप। क्लोज लूप के अंदर क्या होता है? इसमें फीडबैक लेता है रोबोट। एग्जाम्पल क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट। इसका और दूसरा एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम? इसका दूसरा एग्जाम्पल है एसी, ठीक है। एसी के अंदर क्या होता है? थर्मोस्टेट होता है, थर्मोमीटर वगैरह लगा रहता है। भाई अगर एसी आपका रूम को ठंडा करता जाएगा, भाई उसके अंदर मान लो 20 डिग्री पे सेट कर रखा है आपने, तो एसी आपके रूम को कब तक ठंडा करेगा? जब तक 20 डिग्री का टेम्परेचर ना आ जाए। तो उसमें क्या सेंसर है, यानी कि फीडबैक लेने लग रहा है, उस सेंसर से उसको फीडबैक मिलता है कि अभी कितना टेम्परेचर चलने लग रहा है। तो हमारा कौन सा कंट्रोल है? क्लोज लूप कंट्रोल है। लेकिन अगर उसमें कोई मैकेनिज्म ही नहीं है फीडबैक का, तो वो कौन सा है? कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। कन्वेयर बेल्ट कहाँ होती है? फैक्ट्री के अंदर होती है। जैसे ये बेल्ट ये ऐसे चलती रहती है, इस पे भाई सामान रखे, ये आगे मूव करता रहेगा।
और यहाँ आदमी खड़े रहेंगे या रोबोट खड़े रहेंगे और इस पे काम होता रहेगा, तो ये ओपन लूप कंट्रोल होता है। ओपन लूप के अंदर कोई भी फीडबैक नहीं, क्लोज लूप के अंदर हमें फीडबैक मिलता है। एआई बेस्ड कंट्रोल, तो इसमें भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की हेल्प से डिसीजन मेकिंग रोबोट कर सकता है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट ऑटोनॉमी आ जाती है, यानी खुद से वो फैसले ले सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और एडेप्टेबिलिटी, जो भी कंडीशन आएंगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। फिर भाई एप्लीकेशन आ गई रोबोटिक्स की। इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भाई असेंबली लाइंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर हम रोबोट्स का यूज़ करते हैं। सिविल के अंदर एआई बेस्ड कंस्ट्रक्शन रोबोट हैं, भाई कंस्ट्रक्शन को ईजिली और हेल्पफुल तरीके से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर ऑटोमेशन, भाई सारे काम ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। और हेल्थ केयर के अंदर रोबोटिक सर्जरी। कॉस्ट क्या है रोबोटिक्स की? भाई कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, बनाना इसको कॉम्प्लेक्स है, सेफ्टी के इशू हैं भाई, ये हार्म पहुंचा सकता है इंसानों को, और इसके अंदर हाई एनर्जी कंजप्शन होता है, बैटरी लाइफ इसकी लिमिटेड है। तो भाई रोबोट्स का या फिर रोबोटिक्स का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देख लेते हैं रोबोटिक्स के अंदर सेंसर और एक्चुएटर क्या होते हैं और भाई ये कैसे काम करते हैं। तो सेंसर एंड एक्चुएटर आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोबोटिक्स, एनेबल रोबोट टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड परफॉर्म द एक्शन। सेंसर की मदद से रोबोट क्या करेगा? अपने एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, भाई उसके आसपास क्या चीज़ें, जैसे इंसान आंखों से देखता है चारों तरफ, कानों से सुनता है, नाक से स्मेल लेता है, तो ये क्या है? भाई ये इंसान के सेंसर है। इसी तरीके से रोबोट में सेंसर रखे होंगे, भाई उसके अंदर टेम्परेचर के लिए अलग सेंसर होगा, आसपास देखने के लिए कैमरा हो सकता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो सकते हैं। और एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर की मदद से वो किसी काम को परफॉर्म करेगा, एक्शंस को परफॉर्म करेगा। सेंसर से तो सराउंडिंग का डाटा कलेक्ट करेगा, और एक्चुएटर की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो सेंसर की मदद से वो क्या करेगा? नेविगेशन के लिए उसको फीडबैक मिलेगा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और इंटरेक्शन करेगा। और एक्चुएटर की मदद से वो मोशन करेगा, और रोबोटिक लिम्स, जो उसके हाथ पैर होते हैं रोबोट के, उनको कंट्रोल करेगा एक्चुएटर की मदद से। सेंसर्स क्या कितने प्रकार के हो सकते हैं? भाई पोजीशन सेंसर, प्रोक्सीमिटी सेंसर, फोर्स एंड प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर एंड मोशन सेंसर। भाई पोजीशन, अपनी पोजीशन को वो देखेगा, भाई सामने वाली दीवार से मैं इतनी दूर हूँ, मेरी ओरिएंटेशन ये है। प्रोक्सीमिटी, आसपास के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। फोर्स एंड प्रेशर, भाई कितना फोर्स वो लगाने लग रहा है, उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर क्या, सराउंडिंग का। वर्किंग प्रिंसिपल, भाई दो टाइप के सेंसर हो सकते हैं, एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर को तो एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए, और पैसिव सेंसर को बिना एक्सटर्नल सोर्स के काम करते हैं। तो भाई जो अभी अपने अलग अलग टाइप के सेंसर पढ़े, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। भाई मोशन के कौन से सेंसर हैं, फोर्स के लिए कौन से सेंसर हैं, तो बस आपको नाम पता होना चाहिए, इतने डीप में आपको नहीं जाना है। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है एक्चुएटर इन रोबोटिक्स। तो एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एनेबलिंग द रोबोट टू परफॉर्म द फिजिकल एक्शन। एक्चुएटर की मदद से रोबोट हमारे फिजिकल एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, भाई उसके हाथ पैर चल सकते हैं। एक्चुएटर कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो भाई मोशन के आधार पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं, लीनियर एंड रोटरी एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लीनियर एक्चुएटर, और रोटेशनल मूवमेंट के लिए रोटरी एक्चुएटर। एनर्जी के सोर्स के आधार पर क्लासीफाई करें तो इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं, हाइड्रोलिक में जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वाटर का प्रेशर के आधार पे, और न्यूमेटिक में कंप्रेस्ड एयर पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर में क्या क्या आएंगे भाई? डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, शेप मेमोरी, एलोय। तो आपको एक्चुएटर पता होना चाहिए क्या होता है। भाई लीनियर मोशन हो सकती है, रोटरी मोशन हो सकती है, एनर्जी सोर्स के आधार पे इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। तो अब आगे उसकी और आगे क्लासिफिकेशन, भैया समझने के लिए ये आपको याद नहीं रखना है। फिर हाइड्रोलिक एक्चुएटर जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसके आधार पे काम करते हैं। न्यूमेटिक एक्चुएटर कंप्रेस एयर के बेस पे काम करते हैं। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर इन रोबोटिक्स। तो
इनका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। भाई सेंसर क्या है, आसपास के सराउंडिंग को देखेगा, इनपुट लेगा और एक्चुएटर के आधार पे वो एक्चुअल में किसी काम को करेगा, मोशन को करेगा। तो दोनों का आपस में इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। सेंसर प्रोवाइड द रियल टाइम फीडबैक एंड एक्चुएटर मूवमेंट करेगा। फिर आता है कंट्रोल सिस्टम फॉर एक्चुएटर। एक्चुएटर्स के लिए कंट्रोल सिस्टम क्या, तो कंट्रोल सिस्टम अभी हमने थोड़ी देर पहले देख ही लिया था। दो टाइप का होता है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ओपन लूप के अंदर कोई फीडबैक नहीं, डायरेक्ट वो काम करता रहेगा। आपने रोबोट को कुछ काम दे दिया, वो काम करता रहेगा, कोई फीडबैक नहीं। जैसे कि आपने रोबोट को कह दिया भाई तुझे सामने चलना, तो वो सामने की तरफ चलता रहेगा, कोई फीडबैक से उसे मतलब नहीं है। सामने इंसान आए, नदी है, पुल है, वो चलता रहेगा। क्लोज लूप में क्या है भाई, ये फीडबैक के आधार पे काम करता है। जैसे आपका एसी हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर होते ही एसी आपका ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो फीडबैक के आधार पे काम कर रहा है, वो क्लोज लूप कंट्रोल हो गया। तो भाई जो हमारा चैप्टर था सेंसर एंड एक्चुएटर, इस वाले टॉपिक में इतना ही था। आपको बेसिक पता होना चाहिए सेंसर और एक्चुएटर क्या होते हैं। तो सेंसर की मदद से अपने एनवायरनमेंट का डाटा रोबोट परसीव करता है, परसेप्शन करता है, और एक्चुएटर की मदद से वो मूवमेंट और टास्क को परफॉर्म करता है। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है कंट्रोल सिस्टम इन रोबोटिक्स। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? Control system in robotics is responsible for managing and directing the movement and action of robot by processing input signal from sensor and sending the appropriate command to the actuator। तो कंट्रोल सिस्टम की मदद से जो सेंसर ने इनपुट लिया ना उसको प्रोसेस कर पाता है। जो सेंसर ने इनपुट लिया उसको प्रोसेस करके एक्चुएटर को कमांड भेजता है। कौन? कंट्रोल सिस्टम। यानी कंट्रोल सिस्टम एक टाइप से क्या है, ब्रेन है। ये क्या ब्रेन, इसको आप सीपीयू भी समझ सकते हो, ठीक है। तो एक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये किस लिए यूज होता है? मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग दी मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ ए रोबोट। रोबोट को यही बताएगा कि भाई तुझे ये मूवमेंट करनी है, ये एक्शन लेना है। इट रेगुलेट द रोबोटिक्स मूवमेंट, एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड प्रिसीजन, एडप्ट टू एनवायरनमेंट एंड ऑप्टिमाइज द पावर एंड रिसोर्स कंजप्शन। यानी एक टाइप से रोबोट का ये ब्रेन हो गया, ब्रेन वाले सारे फंक्शन ये करता है। ये दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ओपन लूप के अंदर क्या, कोई फीडबैक नहीं। कंट्रोल यूनिट ने ड्राइवर को कुछ काम दिया, ड्राइवर ने उस काम को भाई मोटर की मदद से वो कर दिया, नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं है। क्लोज लूप में क्या है, कंट्रोल यूनिट ने ड्राइवर को काम दिया, ड्राइवर ने मोटर को काम दिया। अब मोटर क्या है, फीडबैक देगी कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट उसके आधार पे फिर आगे इसको भाई डिसीजन लेके बताएगा भाई तुझे ये काम करना है। तो ओपन लूप के अंदर क्या है, किसी भी बिना फीडबैक के काम करता है, मीनिंग दैट द सिस्टम डज नॉट एडजस्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल आउटकम। आउटकम चाहे कुछ भी आए, ओपन लूप वाले को आपने काम बता दिया, वो भाई बेदिमाग वाला है, बस काम बता दिया उसी काम को करता रहेगा। प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होती और फास्ट ऑपरेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, कन्वेयर बेल्ट रनिंग एट ए फिक्स स्पीड, रोबोटिक आर्म मूविंग इन ए प्री डिफाइंड सीक्वेंस। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट के अंदर क्या होता है या रोबोटिक आर्म में क्या होता है, तो कन्वेयर बेल्ट पहले भी बताई थी। तो ऐसी कुछ एक बेल्ट होती है, वो चलती रहती है ऐसे। ठीक है भाई, इस पर डिब्बे वगैरह हैं वो आगे जाते रहेंगे। यहाँ पे एक रोबोट बैठा हुआ होगा, ये रोबोट की आर्म है भाई, इसको मान लो इस डब्बे के ऊपर कुछ स्टैंप लगानी है, इसकी पैकेजिंग वगैरह करनी है, तो ऐसे चलता रहेगा काम। ज़्यादा दिमाग वाला काम नहीं है इसके अंदर। क्लोज लूप के अंदर क्या होता है भाई, ये फीडबैक के आधार पे डिसीजन लेता है। रियल टाइम फीडबैक इसको मिलता रहेगा, कहाँ से? सेंसर की मदद से अपने आप को करेक्ट करता रहेगा। ज़्यादा इसके अंदर प्रिसीजन होता है, और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के आधार पे ये एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर कंट्रोलिंग रोबोटिक आर्म एडजस्ट बेस ऑन दी हीट सेंसर। तो जैसे मैंने आपको एसी वाला एग्जाम्पल बताया ना, टेम्परेचर सेंसर वगैरह के आधार पर डिसीजन लेता रहेगा। या फिर सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट यूजिंग दी गायरोस्कोप सेंसर। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है और महंगा होता है, और स्लो भी काम करता है क्योंकि इसको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। फिर रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है?
तो भाई कंपोनेंट इसके भी वहीं आएंगे, सेंसर रहेंगे, इसमें कंट्रोलर रहेगा, एक्चुएटर एंड फीडबैक मैकेनिज्म। सेंसर की मदद से ये एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करेगा, कंट्रोलर की मदद से डाटा को प्रोसेसिंग करेगा और उसको कमांड देगा, एक्चुएटर की मदद से फिजिकल मूवमेंट करेगा, और फीडबैक मैकेनिज्म से रियल टाइम डाटा भाई जो भी प्रोवाइड होता है उससे एडजस्टमेंट करेगा ये। फिर दोस्तों अपने पास आ जाते हैं टाइप ऑफ कंट्रोलर इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में कितने प्रकार के कंट्रोलर होते हैं? कंट्रोलर यानी कि रोबोट का दिमाग, सीपीयू से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाता है पीआईडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल। A PID controller is one of the most widely used controller in the robotics, designed to maintain stability and precision in the robotics system. स्टेबिलिटी और प्रिसीजन के लिए हम पीआईडी कंट्रोलर को यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। इन तीन शब्दों का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब है करेक्ट द एरर बेस ऑन द करंट डेविएशन। करंट में जो हमारी एरर है उसके हिसाब से इसको ये एरर को ठीक करने की कोशिश करता है। प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा एरर होगी उतना ज़्यादा जोर लगाएगा करेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एसी है, एसी छोड़ो, चलो गाड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गाड़ी में आपने क्रूज कंट्रोल लगा दिया, भाई गाड़ी हमारी 60 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, ठीक है, क्रूज कंट्रोल है गाड़ी में अपनी में। लेकिन अचानक से आ जाती है पहाड़ी, तो इंजन भाई जो ताकत लगाने लग रहा था वो तो क्रूज कंट्रोल में सेम रहती है। तो हमारी स्पीड कम होकर कितनी हो जाएगी, मान लो 55 हो गई, तो एरर कितनी आ गई, 5 की एरर है। तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जितनी एरर है उतनी ही ठीक करने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि प्रोपोर्शनल। जितनी एरर उतनी ही रोबोट यानी कि कंट्रोलर हमारा जोर लगाएगा उस चीज़ को ठीक करने के लिए। फिर आता है इंटीग्रल, एडजस्ट बेस ऑन द पास्ट एरर, एरर एक्यूमुलेशन। तो जो हमारी एरर एक्यूमुलेट होने लग रही है उसके आधार पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। जो हमारी पीछे से एरर एक्यूमुलेट होती जा रही है उनको ये करेक्ट करेगा। डेरिवेटिव, तो तीन इसके पार्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। प्रिडिक्ट एंड करेक्ट द फ्यूचर एरर बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज। तो भाई एरर का जो रेट ऑफ चेंज है उसको देखेगा, भाई मान लो अभी एक एरर है, फिर दो है, तीन है, चार है, एरर हमारी इंक्रीज होती जा रही है ना उसका। और फ्यूचर ट्रेंड को देखेगा, भाई एरर किस तरीके से चेंज हो रही है, और उसी के हिसाब से उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो हमारा क्या, डेरिवेटिव। इंटीग्रल क्या, भाई जो टोटल एरर है 1 + 1 + 1, जो भी टोटल एरर है उसको ये ठीक करने की कोशिश करना कौन करेगा, इंटीग्रल करेगा। एप्लीकेशन, सेल्फ बैलेंस रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म एंड ड्रोन फ्लाइट स्टेबलाइजेशन। तो ये पीआईडी वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। प्रोपोर्शनल जिस अनुपात में एरर है, इंटीग्रल भाई जितनी एरर ऐड हो रखी है उसी हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। डेरिवेटिव भाई जो ट्रेंड है उनके देखेगा और भाई पहले ही पता कर लेगा कितनी एरर इसके अंदर हो सकती है, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ऑन ऑफ कंट्रोलर, ऑन ऑफ कंट्रोलर क्या होते हैं भाई, इसमें दो ही चीज़ होती हैं, एक होता है ऑन, एक होता है ऑफ। तो जैसे कि एसी वाला हो गया या थर्मोस्टेट हो गया, रूम हीटर होते हैं ना, जैसे फ्रिज कह लो, फ्रिज के अंदर क्या होता है, कट लग जाता है, जैसे ही उसके अंदर रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ टेम्परेचर आता है कट लग जाता है। तो ऑन होगा या कभी ऑफ होगा, दो ही इसके अंदर स्टेट होते हैं, ज़्यादा इसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो थर्मोस्टेट, भाई मान लो रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री करना है या 15 डिग्री करना है, उतना टेम्परेचर हो गया ये बंद हो जाएगा, 15 से नीचे टेम्परेचर आएगा चालू हो जाएगा, तो इतना ही है। फिर आता है फजी लॉजिक कंट्रोलर। तो ऑन ऑफ के अंदर तो क्या था, ऑन ऑफ के अंदर तो दो ही चीज़ थी, एक तो जीरो एक वन, यानी ट्रू या फॉल्स। फजी लॉजिक कंट्रोलर के अंदर क्या है, तो भाई कितना ठीक या कितना गलत उसके ऊपर है। भाई कोई चीज़ एक तो हो सकती है ठीक, एक होती है गलत, और एक होती है भाई थोड़ी ठीक, एक होती है थोड़ी गलत। तो उसके हिसाब से जो डिसीजन लेता है वो हमारा कौन सा होता है, फजी लॉजिक कंट्रोलर। इसके अंदर इफ एल्स या देन वाले जो मॉडल्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस आपके लिए इस वाले की थी, पीआईडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। तो बेसिक इसकी आपको पता होनी चाहिए, वो हमने के अंदर लेक्चर में देख ही ली है। उसके बाद भाई चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंज इन द रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो लेटेंसी का चैलेंजेस हैं, डिले इन द सेंसर एक्चुएटर रिस्पॉन्स, भाई सेंसर ने जो रिस्पॉन्स लिया और एक्चुएटर ने जो रिस्पॉन्स दिया उनके बीच में टाइम का कुछ लैग रहता है।
तो लेटेंसी हम पिछले लेक्चरों में भी देख चुके हैं क्या होता है। भाई जो हमें इनपुट मिला और जो हम उसके आधार पे रिस्पॉन्स वगैरह कर रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है तो उसको हम लेटेंसी कह देते हैं। या फिर ऐसे समझ लो जैसे मोबाइल फ़ोन में आप गेम खेलने लग रहे हो, तो आपने बटन दबाया और एक्चुअल में वो टास्क परफॉर्म हो रहा है गेम के अंदर, तो उसको हम एक टाइप से लेटेंसी कह देते हैं। लैग से भी इसको समझ सकते हो। एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस से भी ये इफेक्ट होते हैं। एंड पावर कंस्टेंट भाई, जो बैटरी लाइफ है रोबोट की, उससे ये लिमिट हो जाता है। कंप्यूटेशनल लोड, जो बहुत हाई लेवल की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसकी कभी हाई क्वालिटी का प्रोसेसर चाहिए, तो कंप्यूटर की भी हमारी अभी लिमिटेशंस है। फिर दोस्तों हमारा अगला चैप्टर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स। तो अगर रोबोट के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दें तो क्या हो सकता है। AI हैज़ रेवोल्यूशनलाइज द रोबोटिक्स बाय एनेबल रोबोट टू परफॉर्म टास्क ऑटोनोमसली। जो रोबोट होते हैं ऑटोनोमसली बिना किसी इंसान की हेल्प के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, रियल टाइम डिसीजन लेने लग गए हैं एंड अडेप्ट टू द डायनामिक एनवायरनमेंट। AI powered robot can process the sensor data, learn from experience and execute the complex operation with the minimum human intervention। कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रोबोट हमारा सोल्व कर सकता है AI की मदद से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोटिक्स में क्या रोल है। तो जो परसेप्शन है उसको एनहेंस करता है। परसेप्शन यानी कि जो इनपुट लेने की क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ऑटोनोमस नेविगेशन ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है और एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो AI क्या होता है। ब्रांच ऑफ कंप्यूटर दैट एनेबल मशीन्स टू सिमुलेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस। मशीन्स के अंदर इंसान वाली बुद्धिमत्ता आ जाती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है। रोबोटिक्स भाई रोबोट के डिज़ाइन से संबंधित होता है। और रोबोट के अंदर अगर दिमाग आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, AI इन रोबोटिक्स। अगर ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, AI पावर्ड रोबोट कैन सी, थिंक एंड एक्ट ऑटोनोमसली। AI जिस रोबोट के अंदर होगा वो देख सकता है, सोच सकता है और इंडिपेंडेंटली रिएक्ट भी कर सकता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो एक टाइप से वो इंसान जैसा ही बना दिया हमने। फिर मशीन लर्निंग टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं रोबोटिक्स के अंदर। मशीन लर्निंग अलो रोबोट टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस। तो मशीन लर्निंग के अंदर देखा था भाई, मशीन लर्निंग में हम डाटा देते हैं मशीन को और उसके आधार पे वो सीखता है। तो रोबोट भी डाटा के आधार पे सीखेगा और अपने परफॉर्मेंस को इनक्रीज करेगा। मशीन लर्निंग 3 प्रकार की होती है, वो हमने देखी थी, तो अभी आपकी रिवीजन ही होने लग रही है यहाँ पे। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फिर डीप लर्निंग के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंसान के दिमाग में न्यूरॉन होते हैं तो यहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है उसकी मदद से हम सोल्व कर सकते हैं। रोबोट इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकता है। कंप्यूटर विजन इन रोबोटिक्स। तो कंप्यूटर विजन हमने क्या पढ़ी थी कि भाई जो कंप्यूटर है इंसानों की तरह देख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है विजुअल डाटा को। तो इसको हम रोबोट्स के अंदर एनेबल कर देंगे तो रोबोट क्या हमारी सराउंडिंग को देख सकता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन रोबोटिक्स। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमने क्या पढ़ी थी कि जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, ह्यूमन की स्पीच है, रोबोट उसको समझ सकता है और उसके रिस्पॉन्स में अपना आंसर दे सकता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, कोई वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट जैसे कि अमेजन की एलेक्सा, गूगल का असिस्टेंट, ये एप्पल का सीरी, तो ये सभी क्या हमारे नेचुरल लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल हैं। फिर दोस्तों हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ऑटोमेटिक असेंबली लाइंस, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, भाई पहले से ये बता देगा ये मशीन फेल होने वाली है या भाई ये स्ट्रक्चर हमारा फेल होने वाला है। हेल्थ के अंदर भाई सर्जिकल रोबोट्स, रोबोटिक्स केयर गिवर, भाई जो नर्स नर्स वाला काम होता है वो कौन कर देगा, रोबोट कर देगा। जो एल्डरली पीपल है और डिसेबल्ड है उनकी हेल्प कौन करा करेंगे, रोबोट्स करा करेंगे। ऑटोनोमस व्हीकल, भाई खुद से चलने वाली गाड़ियाँ हो गई, जो कि मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और सेंसर की मदद से रोड को डिटेक्ट करती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को देखती हैं, पेडिस्ट्रियन यानी जो रोड पे चलने वाले लोग हैं उनको डिटेक्ट करती हैं और गाड़ियाँ रोड पे खुद से चलती हैं। मिलिट्री के अंदर भाई कॉम्बैट ड्रोन, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल होते हैं, UAV हो गए, सर्विलेंस रोबोट,
सर्विस के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट, इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट, एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन रोबोटिक्स। तो जैसे दूसरे ग्रहों पे इंसान तो जा नहीं सकता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रोबोट्स को भेज देते हैं। जैसे मंगल ग्रह पे नासा के परसिवरेंस, क्यूरियोसिटी, ये सभी क्या है, एआई पावर्ड रोबोट हैं, जो मार्स के ऊपर या दूसरे ग्रहों की स्टडी करते हैं और हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं भाई, हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट, महंगे कंप्यूटर चाहिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग चाहिए जो कि फिलहाल नहीं हो पाती, सेफ्टी कंसर्न एंड एथिकल इशू हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला चैप्टर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स। भाई इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एआई पावर रोबोट आर एक्सटेंसिवली यूज इन फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन लाइन टू एनहेंस दी प्रोडक्टिविटी। तो एआई पावर्ड रोबोट है, उनको हम फैक्ट्रीज के अंदर और प्रोडक्शन लाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो पहले काम कई कई इंसान करते थे, 10 इंसानों का काम, 100 इंसानों का काम केवल एक ही रोबोट बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ कर सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार की मैन्युफैक्चरिंग, बाइक की, तो इंडस्ट्री के अंदर तो इनका बहुत हाई स्केल पे यूज़ होता है। क्वालिटी कंट्रोल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये सेंसर लगे रहते हैं रोबोट में, वो सेंस कर लेता है भाई ये वाला जो पार्ट है वो डिफेक्टिव है। हेल्थ केयर के अंदर एआई पावर्ड सर्जरी, मेडिकल डायग्नोसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके सारे टेस्ट कर देगा भाई, एक्सरे, एमआरआई, पैथोलॉजी। एग्रीकल्चर के अंदर भाई ऑटोनोमस ट्रैक्टर, खुद से चलने वाले ट्रैक्टर हो गए, पेस्ट कंट्रोल हो गया। जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन की मदद से हम पूरे एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं पेस्टिसाइड को। सोयल की मॉनिटरिंग हो गई भाई, सोयल के अंदर न्यूट्रिशंस कितने हैं वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। डिफेंस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला की जैसे भाई गाड़ियाँ हो गई, टेस्ला ऑटो पायलट। स्पेस एक्सप्लोरेशन भाई अभी हमने देखा नासा के प्रिजर्वेंस मिशन, सैटेलाइट कंट्रोल में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर भी एआई बेस्ड रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट सर्विलेंस के लिए भाई जगह जगह कैमरे लगे हुए होंगे, वो डिटेक्ट करेंगे भाई किसी ने रेड लाइट को तो जंप नहीं कर दिया है, क्राइम्स को डिटेक्ट करेंगे। भाई रात के टाइम जैसे मोशन होगी तो तुरंत कैमरा एक्टिवेट होकर देखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। एजुकेशन के अंदर एआई का रोल, भाई एआई ट्यूटर आ चुकी है। आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बता दो, वो आपको समझा देगी। फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर भाई फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए, तो जैसे हमने मशीन लर्निंग में देखा ना, मशीन को बता देते हैं, दिखाते हैं मशीन को कि भाई स्पैम मैसेज है। फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस, एआई चैटबोट आ चुकी है। तो ये सभी, उसके अलावा चैलेंजेस आ जाते हैं। तो चैलेंजेस तो हर चैप्टर में सेम ही है भाई, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, एथिकल कंसर्न है, हाई वो डाटा प्राइवेसी के कंसर्न है। तो एप्लीकेशन वाला चैप्टर भी दोस्तों हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर अगला चैप्टर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स इन इंजीनियरिंग एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ये भी एप्लीकेशन वाला ही चैप्टर है। सिविल इंजीनियरिंग में हम एआई को और रोबोटिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर यूज़ करेंगे तो उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस करना आसान होगा, और स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में हम सिविल इंजीनियरिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिक लेइंग का काम है, वेल्डिंग का काम है, कंक्रीट पोरिंग का काम है, वो सब क्या है, ऑटोमेटिक हो जाएगा बिना ह्यूमन इंटरवेंशन की। स्ट्रक्चर की हम हेल्थ देख सकते हैं भाई, जो क्रैक वगैरह तो नहीं आई है, उसकी इंटीग्रिटी तो मेंटेन है। स्मार्ट सिटी, जो ट्रैफिक की सारी मैनेजमेंट है वो एआई की मदद से हम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भाई जो डिज़ाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और मेंटेनेंस होती है, वो सारा काम कौन करेगा, एआई एंड रोबोटिक्स करेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में भाई हम रिवर के फ्लो को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रोबोटिक्स असेंबली लाइन बन चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्मार्ट ग्रिड, एआई जो है पावर के डिमांड को और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैनेज करेगा। पावर लाइन के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पहले डिटेक्ट कर लेगा। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में भाई सेल्फ ड्राइविंग कार हम देख चुके थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देख चुके हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अनआर्म एरियल व्हीकल, भाई ऐसे हवाई जहाज जो कि बिना, जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं बैठा होगा, तो अनआर्म एरियल व्हीकल। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के अंदर
और स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमर्जिंग ट्रेंड क्या है एआई एंड रोबोटिक्स के अंदर? तो सबसे पहले आता है स्वार्म रोबोटिक्स। स्वार्म क्या होता है? जैसे ये टिड्डे होते हैं ना, टिड्डियों का जो झुंड होता है उसको स्वार्म बोलते हैं। तो स्वार्म रोबोटिक्स यानी कि ढेर सारे जो ग्रुप ऑफ रोबोट्स होते हैं वो किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए आपस में मिलजुल के काम करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वार्म रोबोटिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करते हैं मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। ह्यूमनॉइड रोबोट, इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट। तो इंडिया का कौन सा रोबोट था? वो मित्रा, तो ये हमने पढ़ा था। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो ब्रेन के सिग्नल के आधार पे ही हम एआई को कंट्रोल करेंगे। तो ये सभी क्या है? एआई एंड रोबोटिक्स के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। फिर दोस्तों आज की मैराथन वीडियो का हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है एथिकल कंसर्न क्या है भाई, नैतिक इशू क्या है और फ्यूचर क्या है एआई एंड रोबोटिक्स का। तो एथिकल कंसर्न देख लेते हैं। एथिकल कंसर्न में सबसे पहले आ जाता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जो काम पहले 1,000 आदमी करते थे वो केवल एक ही आदमी कर सकता है। तो एआई ड्रिवन जो रोबोट होते हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर मैनुअल लेबर को रिप्लेस करने लग रहे हैं। वही मैन्युफैक्चरिंग में पहले जहाँ बहुत सारे आदमी चाहिए होते थे, तो वो काम कौन है? ऑटोनोमस रोबोट। एआई की मदद से रोबोट उस सारे काम को खुद से करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। उसके अलावा भाई जो कस्टमर केयर वाली सर्विस होती हैं उसके अंदर क्या आ चुके हैं? एआई आ चुके हैं, चैटबॉट आ चुके हैं। तो कस्टमर केयर वालों की नौकरी सारी खत्म हो जाएंगी। बायस इन एआई डिसीजन मेकिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन लेता है उसमें वो भेदभाव कर सकता है। भाई जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे वो भेदभाव कर सकता है। जो भी डाटा उसके अंदर हमने फीड किया है तो उसके आधार पे वो कोई ना कोई भेदभाव कर सकता है, क्योंकि सिखाने वाला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस इंसान ही है। प्राइवेसी के कंसर्न है, ऑटोनोमस वेपन एंड वारफेयर। तो आजकल तो ड्रोन बन चुके हैं, यूएवी बन चुके हैं। ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एआई मैनिपुलेशन एंड डीप फेक। तो एआई जनरेट फेक कंटेंट एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैन डिसीव दी पीपल। लोगों के बीच में बंटवारा कर सकता है, फेक कंटेंट होता है जो, और मिस इन्फॉर्मेशन होता है। डीप फेक वीडियो जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज करी जा सकती है। भाई किसी फेमस पॉलिटिशियन की वीडियो बना दो भाई कोई गलत काम करते हुए, एक्चुअल में वो नहीं होगा, लेकिन एआई की मदद से वो वीडियो होगी, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये सब क्या है? एथिकल कंसर्न है। लीगल कंसर्न क्या है? लीगल कंसर्न है डाटा प्राइवेसी, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन दी एआई वारफेयर। तो डाटा प्रोटेक्शन, भाई जो यूजर का डाटा है आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है आपस में मिलजुल के एथिकल एआई डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो ये सब क्या हमारे लीगल एंड एथिकल रेगुलेशंस। कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? एआई एंड रोबोटिक्स रेज द एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू दी प्राइवेसी। भाई कंसर्न, हमारी चिंता का विषय क्या है? भाई हमारी प्राइवेसी, नौकरियां हमारी खत्म हो सकती हैं एआई की वजह से, एंड सिक्योरिटी। फ्यूचर एआई मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड फेयर टू एंश्योर द एथिकल डिसीजन मेकिंग। जो एआई है वो ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और फेयर होना चाहिए, ठीक है, ताकि एथिकल डिसीजन मेकिंग ले सके। एडवांसमेंट इन एक्सप्लेनेबल एआई, ह्यूमन रोबोट कोलेबरेशन एंड एआई गवर्नेंस विल शेप द एआई रिस्पॉन्सिव फ्यूचर। तो भाई ये हमारा लास्ट चैप्टर था। इसके साथ जो हमारा ये टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कवर कर दिया है। उसके अलावा जो हमारी दूसरी वीडियो हैं जैसे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम कर चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन कर चुके हैं, रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस कर चुके हैं, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन हम मैराथन वीडियो के थ्रू कर चुके हैं। उसके अलावा भी भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला चैप्टर, तो 6-7 मैराथन वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनकी भी हम जल्दी ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, भाई इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो भाई ये टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बताई, इस टेस्ट सीरीज़ को भी आप बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए अगर आप मेरा कूपन कोड 10 या 10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या है? आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और जो आज मैंने लेक्चर लिया है और जो हमारे पुराने से भी लेक्चर है
उनकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टडी मटेरियल के अंदर। टेस्ट सीरीज ले लेना, ठीक है। इनाम मैंने बता दिया है, और प्रैक्टिस होएगी वो अलग है। कमाने का भाई, पैसे कमाने का मौका भी और तैयारी करने का भी मौका, तो बहुत बढ़िया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये किताब तो मैंने बता ही दी थी भैया, किताब लेना चाहो तो किताब भी ले लेना, ठीक है। यूपीएई 2200 के करीब इसके अंदर क्वेश्चन है, सभी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।